हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ 2024 में आई हुए पांचों सेट का सॉल्यूशन। जी हाँ, आपको पता ही होगा सीबीएसई हमें हर साल 5 सेट बना के देती है। अब वो कौन सा सेट आपको मिलने वाला है आपको खुद पता नहीं रहता, इसलिए हम 2024 में आए हुए पांचों सेट का एक ही वीडियो में करने वाले हैं सॉल्व। तो आप लोग बने रहिए, हम लोग हर एक सेट के 20 एमसीक्यूज करेंगे, तो मतलब 100 एमसीक्यूज आज हम करने वाले हैं, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और ये आपको कहीं भी एक साथ नहीं मिलेंगे। तो आपको इस एक साथ मिल रहे हैं 100 एमसीक्यूज, पांचों सेट एक साथ सॉल्यूशन सहित। तो भाई आप बने रहिए इस वीडियो को लास्ट तक और सबको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम से पहले इस वीडियो को पूरा देख लें, सबसे कह दो। चलिए फिर देखते हैं 2024 में कितने सेट थे और कैसा कैसा इनका पैटर्न था। तो हर एक सेट में कैसे कैसे क्वेश्चंस बने थे, कौन सा सेट आपके लिए टफ था, कौन सा सेट आपके लिए इजी है, वो भी चेक कर लेना। तो पेन और कॉपी लेके तैयार हो जाओ, लिखते जाना सेट 1 इसके सारे क्वेश्चंस में कौन कौन से ऑप्शंस थे लिखते जाना। लास्ट में हमें कंक्लूड करके बताना आपके कितने बने और कौन से सेट में कितने बने, कौन सा सेट आपके लिए इजी था और कौन सा टफ था। तो देखते हैं 2024 का जो पेपर था उसमें कैसे जनरल इंस्ट्रक्शंस हमको मिले थे, वो कैसा पैटर्न रहा था 2024 के पेपर का। वही पैटर्न हमारा सेम है 2025 का भी। तो देखते हैं, पहले तो हमें 39 क्वेश्चन से हमारे क्वेश्चंस आए थे। वो कितने आए थे टोटल? 39 क्वेश्चंस। तो याद रखना क्वेश्चंस कितने आने वाले हैं, 39। और आपको इस सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। इनमें कोई इंटरनल चॉइस जरूर मिलेगी, इनमें चॉइस नहीं आएगी बट। और आपको सेक्शन कितने मिलने वाले हैं? तो सेक्शन मिलने वाले हैं आपको 5 सेक्शन मिलने वाले हैं। अब देखते हैं पहला सेक्शन में। तो पहले सेक्शन में आपको 1 to लेके 20 तक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, और जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पांचों सेट्स के। और फिर सेक्शन बी में आपको 21 से लेकर 26 तक का जो क्वेश्चन रहेंगे वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे, और आपको इनको दो इनकी जो मार्क्स है वो 2 मार्क्स है, और 30 से 50 वर्ड में आपको इनको लिखना है। और सेक्शन सी जिसमें क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर 33 तक शॉर्ट आंसर्स रहेंगे, आपके टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, और उनके जो मार्क्स होंगे इन क्वेश्चन के वो 3 मार्क्स के होंगे, और 50 to 80 वर्ड्स में आपको उनका आंसर लिखना है। और सेक्शन डी जो कि 34 से लेकर 36 तक 3 क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो कि 5 मार्क्स के होते हैं, और जो उनमें जो वर्ड्स में आपको आंसर देना है वो 80 to 120 वर्ड्स में देना है। और सेक्शन 5 में आपको केस बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, क्वेश्चन बैंक सैंपल आपने बताया था ऑफिशियल, उसमें हमने आपको केस बेस्ड क्वेश्चन करवाए हैं, तो जाके आप डिस्क्रिप्शन में आके वो वीडियो भी देख सकते हैं, जिनमें आपको 3 केस बेस्ड क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और जिनके आपको 4 मार्क्स का ईच क्वेश्चन रहने वाला है, जिनके सब पार्ट्स भी रहेंगे आपको। और 5 इंस्ट्रक्शन में बोला गया देयर इज नो ओवरऑल चॉइस एंड इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड इन सम सेक्शन। कुछ सेक्शंस में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी, बट ओवरऑल एक्सटर्नल चॉइस कोई भी नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं आपके। तो ये था हमारा पूरा जनरल सेक्शन, वही सेम रहने वाला 2025 के। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेट 1। 5 सेट करने हैं, 20 एमसीक्यू हर सेट में है। चलिए देखते हैं 2024 का सेट 1 में क्या क्या क्वेश्चन थे। पेन और कॉपी आपने तैयार कर ली है, तो जैसे आपको क्वेश्चन मिल जाए आप अपना ऑप्शन लिख लीजिए, और बाद में भाई जो सही हो उस पर टिक लगाते जाना, और बताना बाद में कि आपके टोटल मार्क्स कितने बन रहे हैं। हर एक सेट में कैलकुलेट करना कौन सा सेट आपके लिए टफ लग रहा था, आपको कोई क्वेश्चन आपको टफ लग रहा था वो बताना। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एडेड विद अ फ्यू पीसेस ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक इन अ टेस्ट ट्यूब एंड बॉम्ब्ड। तो आपको यहाँ पे सिंबल से सोडियम हाइड्रोक्साइड और हमारी जिंक के बीच में रिएक्शन को बतानी है, वो भी बैलेंस करके, रिएक्शन का वो बैलेंस करके। तो पहले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जब भी जिंक के साथ रिएक्ट करता है क्या बनाता है? जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारी जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे आपकी रिएक्शन कौन सी मिल रही है? ये दोनों रिएक्शन मिल रही है, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे ZnO2 ये वाली सही है, हमारी बी वाली यहाँ पे ये गलत है। तो यहाँ पे इसलिए हमारी ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। बैलेंस की बात करें तो बैलेंस की भी इसमें सही है, Na2 है इस तरफ, और हमारे Zn भी सेम है। H की बात करें तो वो भी सेम हो रहा है, O की बात करें तो वो भी सेम है, तो हमारी सी सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन इन विच सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डीकंपोजिशन लाइट। बस सीधे सब यहाँ पे लास्ट में बोल दिया उन्होंने, लाइट डिकम्पोजिशन हो रही है, बट किसके थ्रू? लाइट के थ्रू। तो लाइट के थ्रू हमने बताया 3 टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने टाइप्स में ब्रेक हो जाती है? 3। एक हीट की वजह से, एक लाइट की वजह से, एक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो यहाँ पे लाइट किसकी पूछा गया? लाइट की वजह से पूछा गया। तो इसमें हमने एग्जांपल बताते हैं AgBr का और एक AgCl का। तो यहाँ पे रिएक्शन कौन सी मिल रही है? AgBr। तो हमारा ऑप्शन नंबर 30 का सही है। एंड थर्ड है हमारा, मेटल एंड नॉन मेटल एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर। बताइए कौन सा मेटल है एंड नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पर? तो वो हमारा मेटल की बात करें तो वो हमारा मरकरी, और नॉन मेटल की बात करें तो वो हमारा ब्रोमीन। तो हमारा ऑप्शन नंबर 30 सही हो जाएगा। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स क्या पूछा जा रहा है कि आर गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, कि वेट कंडक्टर्स हैं, कि हैव स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, या हैव वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपको इनमें से बताना है, बताइए। तो इन दोनों में से कोई एक होने वाला है, इन दोनों में से कोई एक होने वाला है। जल्दी बताइए, गुड कंडक्टर की बैड कंडक्टर है? कार्बन क्या है? बैड कंडक्टर है। और साथ में अगर स्ट्रांग वीक, तो वीक इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वो कैसा होता है? वीक होता है। तो हमारा सेकंड एंड फोर्थ के ऑप्शन में आ रहा है, सेकंड एंड फोर्थ हमारा सी वाले ऑप्शन में आ रहा है। चलिए बढ़ते जाइए, लिखते जाइए कॉपी में कौन कौन सा आपको सही निकल रहे हैं। कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड। इन कंपाउंड में से आपसे पूछा जा रहा है कि द कंपाउंड हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इस कंपाउंड में सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन होती है
तो वो थी हमारी सोडियम कार्बोनेट में, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम जो तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर पूछा जा रहा है, आप जब पढ़ोगे इस चैप्टर को ज्यादातर इससे क्वेश्चन बन ही रहा है, या तो आपको पूछा जाएगा सीधे सीधे एम्फोटेरिक से रिलेटेड या एल्यूमिनियम जिंक से रिलेटेड पूछा जाएगा। तो ये दोनों ऐसे हैं जो दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं, एसिडिक की और बेसिक की भी, तो इसके लिए इसको एम्फोटेरिक होगा आंसर। इसका सी ऑप्शन हो गया हमारा सही। नेक्स्ट है हमारा MnO2 प्लस 4HCl गिव्स यू MnCl2 प्लस वाटर प्लस क्लोरीन गैस। अब बताना है आपको यहाँ पे कौन सा ये रिडॉक्स रिएक्शन है, तो ये दिख रहा है, बट इन केस में हो क्या रहा है वो पूछा जा रहा है। तो इस केस में देखो MnO2 आगे जाके क्या बढ़ रहा है MnCl2, यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है हमको रिडक्शन, और रिडक्शन जहाँ पे हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और HCl आगे जाके क्या हो रहा है HCl H2 में बदला, तो इसका मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो क्वेश्चन है तो इससे पूछा जाएगा कि रिड्यूस कौन हो रहा है ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, या तो फिर इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये हमारा हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये हो गया हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। या तो जो हमारा क्वेश्चन है इनसे रिलेटेड पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं MnO2 इज रिड्यूस्ड एंड HCl इज ऑक्सीडाइज्ड, बिल्कुल डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा। तो देखते हैं 8th वाला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसके स्टेटमेंट को पढ़ना है, कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है वो पूछा जाएगा हमसे। तो पढ़िए क्वेश्चन को। हमारा स्टेटमेंट है द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इट इज इनहेरिट फ्रॉम हर मदर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये तो गलत हो गया हमारा। सेक्स ऑफ अ चाइल्ड डिटरमाइंड बाय व्हाट इट इज इनहेरिटेड फ्रॉम फादर, बिल्कुल 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 बी वाला सही है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ मेल चाइल्ड इज मोर होती है देन फीमेल से, बिल्कुल नहीं। A sex of a child is determined at the time of fertilization when male and female gametes fuse to form a zygote, बिल्कुल सही। यहाँ पे सेकंड और फोर्थ सही है, सेकंड और फोर्थ किस ऑप्शन में आ रहा है बी वाले में। चलिए तो अगर थोड़ा स्लो चल रहे हैं तो स्पीड थोड़ी बढ़ा लीजिए अपनी वीडियो की। क्रोमोसोम्स क्या है, क्रोमोसोम्स कैरी करते हैं, हम फिर से करेक्ट स्टेटमेंट। तो इस देखिए 2024 की जो पहला सेट था उसमें जिस टाइप के क्वेश्चन मिलने रहे हैं, तो इसका मतलब ये वाले क्वेश्चन चांसेस हैं इस टाइप के आने की, मतलब एक से ज्यादा क्वेश्चन सही हो सकते हैं, आपको चेक करने हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं आपको तैयार करने हैं। तो कैरी करता है हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन, बिल्कुल। दूसरा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द एनिमल सेल, बिल्कुल। एग्जिट करते हैं पेयर में, रिप्रोडक्टिव सेल में नहीं। और इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, बिल्कुल नहीं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें से, फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेट ऑल्सो इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, ये भी सही होगा, ये वाला नहीं, ये भी सही होगा हमारा। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ सी ऑप्शन हमारा सही है इसमें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, इन नर्व सेल द साइड वेयर द इलेक्ट्रिकल इंपल्स इज कन्वर्टेड इनटू अ केमिकल सिग्नल। पता नहीं आपको, नर्व सेल के बारे में पूछ रहे हैं कि कौन सी जगह पे जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे केमिकल सिग्नल्स में, तो वो क्या होते हैं हमारे इस पार्ट पे जाके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जाके हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को केमिकल सिग्नल्स में चेंज कर देते हैं। स्टोमेटिक क्लोज, स्टोमेटिक क्लोज कब होता है, अब नॉर्मल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लर्निंग वाला है, आपको थोड़ा सा पता हो कब होता है, ओपन कैसे होता है ओपन, ठीक। तो यहाँ पे गार्ड सेल्स होते हैं। अब इससे रिलेटेड देखते हैं क्या पूछा जा रहा है, कोई करेक्ट रीजन फिर पूछा जा रहा है। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए यहाँ से रिलेटेड। तो स्टोमेटिक क्लोज होता है भाई नीट कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, जब उसको जरूरत होगी तो वो बंद क्यों होगा, यहाँ पे तो गलत हो गया। इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल, जब उसको जरूरत नहीं पड़ेगी कार्बन डाइऑक्साइड की तो बंद हो जाएगा। वाटर फ्लो आउट ऑफ द गार्ड सेल, जब पानी बाहर निकल जाता है तब बंद होता है, बिल्कुल सही। जब गार्ड के थ्रू जिसमें पानी जाता है वो बाहर निकल जाता है तो फ्लैसिड हो जाते हैं। अब वाटर फ्लो इनटू द गार्ड सेल नहीं, ठीक। तो इन दोनों में से कोई एक था, इन दोनों में से कोई एक था, तो हमारा सेकंड और थर्ड यहाँ पे सही हो गया। सेकंड और थर्ड हमारे सी ऑप्शन में आ रहा है, सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट टू बी प्लेस्ड टू गेट एन इमेज ऑफ द सेम साइज। हमको सेम साइज की इमेज चाहिए, वो कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है। कॉन्वेक्स लेंस से सेम साइज की इमेज कब बनती थी, जब वो सी पर रखा होता था। तो यहाँ पर देखते हैं सी का नाम कहीं पे दिया नहीं है, लेकिन तो यहाँ पे सी बोल दो या हम बोल दें एफ का डबल, तो यहाँ बोल सकते हैं ट्वाइस द फोकल लेंथ पे रखा हो, तो यहाँ ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, बियॉन्ड द ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अगर यहाँ पर हम रख देंगे तो सेम साइज का हमें दूसरी तरफ मिल जाएगी इमेज, वो भी कैसी मिलेगी, उल्टी। एंड नेक्स्ट है द लेंस सिस्टम ऑफ अ ह्यूमन आई फॉर्म्स एन इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन पे विजुअल फॉर्म। यहाँ पे पूछा जा रहा है लाइट सेंसिटिव स्क्रीन पे जो इमेज फॉर्म होती है उसको बोलते क्या है, स्क्रीन को बोलते क्या है, उसको बोलते हैं रेटिना। इमेज कहाँ बनती है हमारी आई की, रेटिना पर। द पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना आए तो फिर हो ही नहीं सकता, ठीक। सोलेनोइड से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली मिलने वाला है, तो सोलेनोइड को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनोइड, जो पैटर्न होता है मैग्नेटिक फील्ड का इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनोइड, वो कैसा होता है हमारा, यूनिफॉर्म पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल होती है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड में, और यूनिफॉर्म होती है। इक्वी डिस्टेंस पे हो सकता है, इक्वी डिस्टेंस भी लिख के आ जाए, इक्वी डिस्टेंस पर होती हैं। कभी कभी ये डायग्राम बना के दे देते, कभी कभी लिख के देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है पैरेलल होती है, यूनिफॉर्म होती हैं और इक्वी डिस्टेंस पर होती हैं इनसाइड द सोलेनोइड। पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई करो द फूड चेन को इन विच ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेकंड ट्रॉपिक लेवल के मिसिंग। इनमें से कौन सी हमारी फूड चेन में सेकंड ट्रॉपिक लेवल की जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या मिसिंग है। सेकंड पे आता कौन है, हार्बिवोरस आते हैं। जो पहले पे कौन आता है, प्रोड्यूसर। पहले पे कौन आता है, प्रोड्यूसर। दूसरी लेवल पे कौन आते हैं हमारे, प्राइमरी कंज्यूमर, इसी लिख दे रहे हैं प्राइमरी कंज्यूमर की, और उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर।
प्राइमरी कंज्यूमर हमारे कौन से आते हैं, हीटरोट्रॉफ सॉरी हार्बीवोरस, ठीक, हार्बीवोरस आते हैं हमारे, और इस पे कौन से आते हैं, कार्निवोरस आते हैं। तो यहाँ पे हमारे प्लांट्स आ गए। तो यहाँ पूछा क्या जा रहा है, इस लेवल पे, इस पे जो हमारे एनिमल ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो मिसिंग होंगे। तो इसमें देख लेते हैं, ग्रास हमारा प्रोड्यूसर हो गया, ये हमारा गोट हमारी होगी हार्बीवोरस, ये लाइन होगा कार्निवोरस। तो ये तो पूरी कंप्लीट है हमारी, ये कंप्लीट है हमारी। जू प्लांट कॉटन, क्या लिखा है हमारा, प्लांट कॉटन, फाइटो प्लांट कॉटन, स्मॉल फेस लार्ज फेस, ये तो आ गया जू से, बस ये आ गया हमारा। इसके बाद ये आ गई तो सही है हमारी, स्मॉल फेस लार्ज फेस को भी कर लेंगे। टाइगर, टाइगर के बाद सीधा ग्रास, अच्छा ग्रास पहले होगा, उसके बाद ग्रास कौन खाएगा, तो ये शायद ये इसका ऑप्शन है हमारा सी वाला। भाई ग्रास को खाने वाला कोई हार्बोरस तो होना चाहिए यहाँ पर, सभी सभी यहाँ पर कार्निवोरस नजर आ रहे हैं हमको। से किस तो लास्ट भी देख लेते हैं, ग्रास ऑफर, ग्रास इसमें तो आ गया हमारा, ग्रास को ग्रास ऑफर खाएगा, ग्रास ऑफर को फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक को ईगल। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स मल्टीपल फिजन इज मींस ऑफ सेक्सुअल, बताइए मल्टीपल फिजन पूछा जा रहा है, द मींस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मल्टीपल फिजन किसमें होता था, प्लाज्मोडियम में, ये लर्न करने वाला बात है, ठीक लर्न करने वाला है। प्लाज्मोडियम में क्या होता है, मल्टीपल फिजन होता है। अब आपसे पूछा जाएगा बाइनरी फिजन किसमें होता है, जो सेट चेंज करता है, जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा गया इससे रिलेटेड, मल्टीपल फिजन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, अब सेट दूसरे में टॉपिक वही रहेगा, क्वेश्चन चेंज कैसे कर देंगे, वो मल्टीपल फिजन की जगह पे कर देंगे बाइनरी फिजन या रीजनरेशन कर देंगे। तो देखो जब भी सेट 5 सेट जो बनते हैं हमारे वो सेम रहते हैं, लेवल सेम रहता है उनको, बस क्वेश्चन का टॉपिक का जो क्वेश्चन होता है वो चेंज कर देते हैं। अब देखते हैं, देखो अब ये भी समझ लीजिए 4 असर्शन आते हैं आपके, कितने आते हैं, 4 असर्शन, 16 एमसीक्यूज होते हैं, ऑप्शन वाइज। अब 4 असर्शन टाइप के क्वेश्चन डाल देते हैं एमसीक्यूज में, तो आपको प्रिपेयर होना सेशन के लिए भी 4 सेशन आएंगे आपके में। तो पहला 17 पढ़ते हैं इसका, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। अब बताइए क्या हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती जब जिंक रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड के साथ, इसका असर्शन तो बताइए आप। ठीक, भाई नहीं निकलती, क्या निकलती, जब भी देखो यहाँ पे, ये तो देखो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो मेटल और भी चीजों के साथ कर ले, H2SO4 के साथ कर ले, HCl के साथ कर ले, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, बट नाइट्रिक एसिड के साथ नहीं निकलती। तो हमारा असर्शन सही है। अब रीजन भी पढ़ लेते हैं, नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन गैस को एंड कन्वर्ट इनटू वाटर, इटसेल्फ गेट रिड्यूस, बिल्कुल सही। अब क्यों, रीजन भी तो सही दिया, क्यों, क्योंकि वो क्या कर देती है, हाइड्रोजन गैस को जो प्रोड्यूस होती है उसको ऑक्सीडाइज कर देती है टू वाटर में, और इटसेल्फ गेट रिड्यूस। तो यहाँ पे हमारा दोनों ही चीजें सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है सर्टेन accumulation of harmful chemicals in maximum in the organisms at higher trophic level of a food chain। तो जो accumulation होता है हार्मफुल केमिकल्स का वो मैक्सिमम होता है ऑर्गेनिजम्स में एट हायर ट्रॉपिक लेवल पर, हायर ट्रॉपिक लेवल पर फूड चेन में मैक्सिमम होता है accumulation ऑफ हार्मफुल केमिकल्स का। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको ये ध्यान में रखना है। इसका क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही ट्रू हो जाएगा इसका। तो अब ये देखते हैं हमारा असर्शन इसमें सही रीजन को शो कर रहा है या नहीं, रीजन जो है हमारा असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं करेक्टली। तो हार्मफुल केमिकल्स आर स्प्रेड ऑन द क्रॉप्स टू प्रोटेक्ट देम, भी तो क्या भैया कुछ भी हो रहा है, तो इसमें कुछ भी हार्मफुल केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं हम लोग क्रॉप्स में टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डिसीज, एंड हार्मफुल केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं डिसीज से बचने के लिए और पैट से बचने के लिए। तो ये चीज अलग है, ठीक, ये चीज अपने आप में कह रही है हार्मफुल केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, क्या बिल्कुल नहीं करते। क्रॉप्स में अगर हार्मफुल केमिकल्स का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए भी हार्मफुल है, इसलिए इसका ये रीजन गलत हो जाएगा। तो रीजन गलत है तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असर्शन सही है रीजन गलत है। तो हमारा नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन, जिसे पूछा जाता है रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में मच फास्टर होती है देन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही। तो रेट ऑफ ब्रीथिंग होती है एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में वो फास्टर होती है एज कम्पेयर टू द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, ये तो सही है। अब रीजन क्या दिया, अगर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है वाटर में है हाई होता है, बिल्कुल नहीं होता भैया, हाई नहीं होता है, ये क्या होता है लोअर होता है। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है वाटर में क्या होता है, लो होता है एज कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एयर, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर किस पे जाएंगे हम, सी वाले पर। ठीक, नेक्स्ट हमारा 20 वाला, द रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन द स्काई, नेचुरल स्पेक्ट्रम है, गुड। अब बात करते हैं रीजन की, रेनबो इज फॉर्म इन द स्काई व्हेन द सन इज ओवरहेडेड एंड वाटर ड्रॉपलेट्स आर प्रेजेंट इन द एयर, बिल्कुल सही। रेनबो जब सन होगा आसमान में और पानी की ड्रॉपलेट्स भी होंगी आसमान में तभी तो रेनबो दिखेगा, यहाँ पे रीजन बिल्कुल सही है हमारा, तो उस पर हम लगाएंगे ए ऑप्शन पे। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सेट की तरफ, सेट 2 2024 का सेट 2 करते हैं। सेट 2 में 20 एमसीक्यूज कैसे आए थे, अब आपके सेट ए हो चुका होगा, आप जितने भी क्वेश्चन आपने लिख लिए हैं मैच कर लिए होंगे, बाद में टोटल करना, सेट 2 भी स्टार्ट कर दो, सेट 2 लिख दो 1 2 3 करके आंसर लिखना चालू कर दो, बाद में करना कंक्लूड, बाद में कमेंट बॉक्स में हमें देना आंसर कौन सा सेट आपके लिए थोड़ा टफ लगा और कितने आपके टोटल बन रहे हैं। तो इसका जो सेट 2 को पहला क्वेश्चन जो करते हैं, सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स vigorously with water to form calcium hydroxide accompanied by the liberation of heat। अब देखो सिंपल सा पूछा जा रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, एक सॉलिड बोल सकते सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड है, पानी के साथ रिएक्ट करा रहा है उसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। ठीक है भैया, आपको पूछा जा रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है उसको कंक्लूड करके बताओ।
तो कंक्लूड करके जो इन्फॉर्मेशन आई है इससे समझ में आ रहा है, एक तो देखो जब भी कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करेगा क्या होगा भाई, सॉल्यूशन बनेगा। अब वो इसकी पीएच वैल्यू पे रिलेटेड पूछा जा रहा है, पीएच वैल्यू क्या रहेगी, और जो रिएक्शन है वो क्या है। जब भी वो CaO जब भी रिएक्ट करता है, कैल्शियम जब भी रिएक्ट करता है तो हीट तो रिलीज होती है ना, तो यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और जो पीएच वैल्यू जो CaO जब भी रिएक्ट करेगा, जो CaOH बनाएगा, एक तो ये क्या है, एक तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और जो ये बनेगा सिलेक्ट लाइन बनेगा, कोई लाइन से सिलेक्ट लाइन बनेगा, उसकी जो पीएच वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी हमारी 7, क्या रहेगी मोर देन 7, ये वाला सिंबल बना लो, मोर देन 7 रहेगी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर एंड एक्सोथर्मिक एंड द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज H, ये वाली रहेगी हमारी बी वाली, बी एक्सोथर्मिक है तो हमारे पास डी वाला ऑप्शन है, हमारा डी वाला ऑप्शन है एक्सोथर्मिक एंड द पीएच वैल्यू इज फॉर्म मोर देन, यहाँ पे हाँ लिखा है मोर देन 7, ठीक है, हमारा डी वाला ऑप्शन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जूस ऑफ टर्मेरिंड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, इसका मतलब क्या समझ में आ गया, लिटमस पेपर से आप समझ गए, लिटमस पेपर से क्या समझ गया कि भाई एसिड है, कोई ना कोई एसिड प्रेजेंट है जिसकी वजह से ब्लू लिटमस पेपर किसमें चेंज हो गया, रेड में, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एसिड। अब देखते हैं भाई कौन सा एसिड इसमें प्रेजेंट है, ये पूछा जा रहा है। भाई सिंपल है, टर्मेरिंड समझ में आ गया, सी से टी से नाम होता है इसका टार्टरिक एसिड, ठीक। जब भी एमसीक्यू जब भी आप करो, ठीक, तो आपको जैसे पता चले टार्टरिक एसिड है तो इसका भी रिवाइज कर लो, मेथोनिक एसिड इसमें होता है, एसिटिक एसिड इसमें होता है, ऑक्सैलिक एसिड किसमें होता है, ठीक। तभी एक क्वेश्चन को करो तो दूसरी ये भी आपको याद होना चाहिए तो ये किसका होता है, ये किसका होता है, क्योंकि भाई चेंज आएगा, क्वेश्चन तो चेंज होगा बट टॉपिक वही रहेगा। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इज अ प्रोसेस इन विच कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन्वॉल्व, इन किसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है, इनमें से किसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है। तो पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारी, और हमारी बर्निंग ऑफ कोल हमारा आंसर है, बर्निंग ऑफ कोल क्या होगी, बर्निंग ऑफ कोल क्या है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो ये इसका आंसर है। फोर्थ है हमारा द ऑक्साइड विच कैन रिएक्ट विद HCl एज वेल एज, अब देखो क्वेश्चन देखो भाई, उसने पूछा गया जिंक और एल्यूमिनियम की जो ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है। इसने पूछा गया कि भाई HCl और KOH के साथ कौन है जो रिएक्ट कर लेगा दोनों के साथ। अब देखो एक एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, वही बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, तो वही कौन होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड दोनों के साथ रिएक्ट कर लेगा और सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। जो टॉपिक चेंज किया, सेट 1 में भी क्वेश्चन आया, सेट B में भी क्वेश्चन आया, लेकिन ये थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंट लेवल का था उससे कंपेयर करने में। तो भगवान से भाई विनती यही करके जाना कि सेट अच्छा वाला मिल जाए तुम्हें। कंसीडर द फॉलोइंग केसेस, इस केसेस में आपको बताना है भाई 4 केसेस दिए गए हैं और उन्होंने पूछा केस इन विच अ न्यू प्रोडक्ट विल फॉर्म, मतलब कुछ 4 केस हैं जिनमें कुछ केसेस में क्या होगा न्यू प्रोडक्ट बनेगा, किसी में नहीं बनेगा, मतलब इन 4 में से किसी में रिएक्शंस होगी किसी में रिएक्शन नहीं होगी। तो हमें ये साफ साफ नजर आ रहा है कि किस सारे जो हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो कर रहे हैं, किसको रिएक्शन को शो कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो कर रहे हैं। अब चलो एक चीज हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ी थी कि हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन में से हटा देता है। तो भाई एल्यूमिनियम की बात करें तो पहले कैल्शियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम, जिसमें एल्यूमिनियम तो नीचे आता है, ठीक, तो क्या ये रिएक्शन हो पाएगी, बताइए क्या एक रिएक्शन हो पाएगी, बिल्कुल नहीं हो पाएगी। एल्यूमिनियम कैसे डालेगा कैल्शियम को, कैल्शियम तो ऊपर रहता है ना, हाईली रिएक्टिव होता है एंड कंपेयर टू एल्यूमिनियम, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं इसमें कॉपर, कैल्शियम हटा देगा क्योंकि कैल्शियम ऊपर होता है और कॉपर बहुत नीचे होता है, तो कैल्शियम कॉपर को हटा देगा और कैल्शियम सल्फेट बना लेगा, तो रिएक्शन हो सकती है। अब बात करते हैं आयरन की, और कॉपर हमारा नीचे होता है आयरन ऊपर होता है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा इसमें। और मैग्नीशियम और जिंक की बात करें तो मैग्नीशियम ऊपर होता है और जिंक नीचे होता है, इसलिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिलेगी। इन दोनों में कोई रिएक्शन नहीं होने वाली, इन दोनों में रिएक्शन होगी, नया प्रोडक्ट बनेंगे। तो हमारा बी और डी किस ऑप्शन में, डी वाले में। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया आपका चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन से क्वेश्चन था ये। एक और क्वेश्चन लो भाई, हम सोच रहे हैं केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं इससे। केमिस्ट्री में लगता है इससे जो 24 का जो पेपर था वो ज्यादातर क्वेश्चन इनसे लिए गए पहले चैप्टर से। भाई आपसे एक रिएक्शन दे दी, पूछ लिया गया भाई इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत सही है, करेक्ट स्टेटमेंट पे पूछा गया, इसमें भी करेक्ट स्टेटमेंट से रिलेटेड था, इसमें भी करेक्ट स्टेटमेंट आ रहा है, कौन सा होगा करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे देखो ना H2S क्या हो रहा है, H2O बन रहा है और SO2 क्या हो रहा है, S बन रहा है, इसका मतलब SO2 क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, SO2 क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक। चलिए यहाँ पे रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा, SO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा और H2S रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, बिल्कुल सही। जो चीज़ रिड्यूस होती है वही हमारी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाती है, और ऐसे भी कह सकते हैं जो चीज़ ऑक्सीजन बांट रही हो, जी ऑक्सीजन अपना ऑक्सीजन किसी और को दे रही है उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, और जो ऑक्सीजन ले रही है उसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो उसमें पूछा गया था ऑक्सीडाइज और रिड्यूस से रिलेटेड, इसमें पूछा गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। मैंने बताया ना आपको वो टॉपिक वही रहेगा, क्वेश्चन को चेंज करने का तरीका आप समझिए कैसे चेंज करेंगे वो। तो बस पैटर्न समझ लीजिए किस टाइप से आ रहा, कैसे पूछा, सिंपल पूछा ना, वो पूछा टाइप्स ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन, वो पूछ रहा है आपसे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से रिलेटेड और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट से। तो आपको ये चीज़ करके जाना है 2025 का जो पेपर देने जाने वाले हो ना कुछ दिन बाद, तो उसके लिए सारी चीज़ें आप प्रिपेयर करके जाना। और आप जो जैसे आपको लगे इस क्वेश्चन ये वाला में आया नहीं, जाओ उस टॉपिक को रिवाइज कर लो जाके। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स की, यहाँ पे भी आपको करेक्ट बताने हैं,
करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है इसमें भी। भाई ऑल सक्सीडिंग मेंबर डिफर होते हैं CS2 यूनिट से, बिल्कुल सही, ये आपको लर्न होना चाहिए, सिंपल से CS2 से डिफर होते हैं। एक ऐसी बात करें हम मीथेन, मीथेन के बाद ईथेन, ईथेन के बाद प्रोपेन, तो ये CH2 बढ़ाते जाना, हमारी जो मेंबर्स हैं आगे वाले मिलते जाएंगे। और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, बट इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, जब मॉलिक्यूलर मास बढ़ा दूंगे तो हमारा जो इंक्रीज करोगे तो भाई हमारा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी तो इंक्रीज होगा। बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला बढ़ाने की बात कैसे, जैसे अभी हमारे पास था मीथेन, अब हमारे पास ईथेन आ गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला बढ़ा तो हमारा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है इससे। और हमारा नेक्स्ट थर्ड में पूछा गया, थर्ड में पूछा गया था डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर मास बिटवीन टू सक्सेसिव मेंबर्स 16U का होता है, बिल्कुल नहीं होता, ये गलत है। एंड C2H2 और C3H4 नॉट सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ एल्काइन सीरीज के, सक्सेसिव मेंबर्स नहीं है, ये तो सक्सेसिव मेंबर्स है ना। यहाँ पे C2 और H2 ये तो एल्कीन का हो गया, तो बिल्कुल गलत ही हो गया ये तो। इसका हमारा A और B सही है, A और B किस ऑप्शन में आ रहा हमारा, ए वाले में। अब बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर टू अबाउट द ह्यूमन हार्ट। अब आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड है। ह्यूमन हार्ट के लिए आप क्या कर लो, एक चैम्बर टाइप का बना लो, ये हमारी राइट साइड का आर्टियम, ये राइट साइड का वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड का आर्टियम और लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में आएगा, पहले इसमें आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें आएगा, इसमें आएगा। ठीक, अब चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो राइट पार्ट है, ठीक, उन्होंने पूछा जो राइट आर्टियम रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, राइट आर्टियम क्या करता है, रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बिल्कुल भी नहीं करता, हमारा लेफ्ट वाला करता है। फिर पूछेगा लेफ्ट आर्टियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर करता है, बिल्कुल करता है, पहले आएगा लेफ्ट वाले पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से, फिर किस में जाएगा वो लेफ्ट वाले वेंट्रिकल में, फिर लेफ्ट वाला वेंट्रिकल पंप करके उसको ऑर्टा के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स में भेज देगा। तो यहाँ पे वाला सही है। फिर पूछा गया राइट आर्टियम रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम वेना केवा, बिल्कुल सही, जो हमारा राइट आर्टियम है वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा से हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको रिसीव करता है। और हमारा लास्ट वाला लेफ्ट आर्टियम ट्रांसफर करता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बिल्कुल नहीं, लेफ्ट आर्टियम जो होता है हमारा ऑर्टा को करता है, डायरेक्टली ऑर्टा को नहीं करता, ये रीजन था ना इसमें, डायरेक्टली ऑर्टा को नहीं करता, ऑर्टा की जगह पे किसको करता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल को। तो यहाँ पे हमारा बी और सी, हमारे किस स्टेटमेंट में बी और सी वाले ऑप्शन सही है हमारा, सी वाला। नेक्स्ट है सिलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग अ ग्लैंड विच डज नॉट अकर एज अ पेयर इन द ह्यूमन बॉडी, जो पेयर में नहीं होती है, बताइए कौन सी चीज़ पेयर में होता है, ये भी पेयर में होता है, ये भी पेयर में होती है, बची कौन सी, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही है, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड पेयर में नहीं होती। और मास्टर ग्लैंड से रिलेटेड भी पूछना आ सकता, अब सेट दूसरा बदलना उन्होंने पूछा मास्टर ग्लैंड, वो भी पिट्यूटरी है। तो भाई इस टॉपिक जब दूसरा सेट बदलता है तो उसमें टॉपिक बदलता है, टॉपिक सेम रहता है, क्वेश्चन बदल जाता है हल्का फुल्का। इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में व्हेन अ पर्सन ब्रीथ इन द पोजीशन ऑफ रिब्स एंड डायफ्राम क्या हो जाते हैं, जो हमारा रिब्स और डायफ्राम का जो पोजीशन है वो क्या होता है, ऊपर की तरफ होते हैं ना, बस बताने आपको, लेफ्ट होते हैं रिब्स तो कहते हैं लेफ्ट होते हैं, फ्लैटेंड हो जाता है डायफ्राम, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अब ये हमारा कौन सा प्लांट नजर आ रहा है भाई, इसका मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूछा जा रहा है, मोड ऑफ सेक्सुअल है कौन, ये हाइड्रा है, हाइड्रा में कौन सा होता है भाई, हाइड्रा में कौन सा होता है हमारा बाइनरी फिजन। और पीछे उस वाले में क्या पढ़ा था, लो भाई अब देख लो मिल भी गया, उसमें क्या पढ़ा था, क्लास मोडियम पढ़ा था हमने, मल्टीपल फिजन सोल्यूशन आया था, इसमें पूछ लगे हाइड्रा का बता दो बाइनरी फिजन, समझ में आगे ना आपको सेट कैसे होते हैं चेंज। अब आपको मास्टर ये पढ़ के गया आप और अगला बंदा भी तुम्हारा यही पढ़ के गया, लेकिन उसको दूसरा सेट मिल गया प्लाज्मोडियम वाला, वो बेचारा फंस गया, तो तुम्हारा वही वाला सेट मिल गया, तो उसमें थोड़ा बहुत लक का भी खेल है, आपको अगर वही पढ़ के गया वो वाला सेट मिल गया आपको तो आपकी बल्ले बल्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉस मेड बिटवीन टू पी प्लांट प्रोड्यूस 50% टॉल 50% शॉर्ट, दो प्लांट्स के बीच में हमने कराया जिसमें 50% टॉल हुए 50% शॉर्ट प्लांट मिले हमको, जीन कॉम्बिनेशन कैसा रहा होगा पेरेंटल पी प्लांट का, कॉम्बिनेशन पूछा गया पेरेंटल पी प्लांट का कैसा रहा होगा, बताइए सोचिए सोचिए जल्दी। तो तीन तो होते हैं टॉल टी 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 टी, और एक रहा होगा हमारा ये वाला, तुम्हारा क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये वाला सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चार केस बनते हैं, इसमें हमारा फिनोटाइपिक रेशियो भी आता है 3:1 वाला, और जीनोटाइपिक रेशियो आता है हमारा, ये भी याद रखना कि हो सकता है सेकंड वाला उसमें जे पूछ लें। और जो हमारे उसके आ जाए तो 9:3:1, ये भी आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन पूछा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन आई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे, डायमीटर ऑफ द ह्यूमन आई बॉल का इज अबाउट 2.3 सेंटीमीटर का होता है, बिल्कुल सही। अभी कोई ये चीज आपको लर्न करने वाली थी, ठीक, अब आपको ये हो सकता है थोड़े आप ये डिफिकल्ट हो जाए, आपने ये चीज नहीं पढ़ी, आपने सारे पार्ट्स पढ़ लिए पर आपको रेडियस नहीं पढ़ी, उसकी डायमीटर नहीं पढ़ी। ह्यूमन आई की आई बॉल होता है, उसकी डायमीटर होती है वो 2.3 होती है। आइरिस क्या होता है, डार्क मस्कुलर डायफ्राम होता है, कंट्रोल करता है साइज ऑफ द पीपल, बिल्कुल सही। ऐसा भी पूछना सकता है कौन है जो साइज करता है पीपल का कंट्रोल, हुआ है आइरिस, यहाँ पे ये भी सही है हमारा। मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट एंटरिंग द आई अकर्स एट द क्रिस्टलाइन लेंस पर करता है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
नेक्स्ट हमारा while focusing on the object at different stand the distance between the crystalline lens and the retina एडजस्ट होती है? बिल्कुल नहीं। जब भी आपको किसी पास का दूर का देखना हो तो कौन करता है? सैलिडरी मसल्स हमारी क्या करती हैं? आई लेंस को ही चेंज करती हैं, ना कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को चेंज करती हैं। तो यहाँ पे गलत है। हमारा ए और बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफ अ नेटवर्क ऑफ 5 आइडेंटिकल रेजिस्टर। जो 5 आइडेंटिकल रेजिस्टर का मैक्सिमम से मैक्सिमम रेजिस्टेंस क्या हो सकता है? जब भी 5 तो मैक्सिमम निकालना हो आपको, देखो क्वेश्चन सिंपल सा है। जब भी अगर पूछा जाता सीरीज और पैरेलल का, जब भी आपको मैक्सिमम निकालना तो आप इन सबको किस में जोड़ दो? सीरीज में। और आपसे अगर मिनिमम पूछा जाता, अगर आपसे मिनिमम पूछा जाता तो आप किस में जोड़ते हैं इन सबको? पैरेलल में, क्योंकि पैरेलल में हमेशा मिनिमम से मिनिमम आता है और इसमें सबसे ज्यादा आता है। तो जब इनको सीरीज में जोड़ेंगे तो बस ऐसे से जोड़ना आपको, सीरीज में सबको, सीरीज में पांचों को जोड़ दो, फिर इन सबको एलसीएम ले लो। ऊपर क्या हो जाएगा? 1 to 1 1 1 5 5 से 5 काट दो तो कितना आ जाएगा? 1 ओम। तो इनके किस केस में निकलेगा भाई? कितना निकलेगा? 1 ओम निकलेगा मैक्सिमम रेजिस्टेंस। अब नेक्स्ट हमारा इनमें बताना है आपको 3 रेजिस्टर गिवन है R1 R2 R3। करेक्ट स्टेटमेंट में आपको इनको एक्सप्लेन करना है। ठीक, अब आपको पता होना चाहिए रेजिस्टेंस, जो पहले तो याद कर लो, B इक्वल टू आई आर, आपने पढ़ाई होगा ओम्स लॉ के थ्रू। अब यहाँ पे हमें सिर्फ आई और बी में बताना रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो रेजिस्टेंस अगर हम बात करें, अगर हम इसकी बात करें करंट की बात, तो रेजिस्टेंस क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। करंट के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम होगा। ठीक, चलो देखते हैं। करंट किस इधर है? R1 का जो है रेजिस्टेंस में करंट कितना ज्यादा जा रहा है, इसका मतलब R1 की वैल्यू बहुत कम है। R2 में थोड़ा कम जा रहा है, R2 की नेक्स्ट वैल्यू पे आ रही है, थर्ड इस पे आ रहा है। तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसमें है? R3 में। तभी तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें करंट कम जाएगा। ठीक, वही यहाँ पे हमारा R3 सबसे कम ज्यादा रेजिस्टेंस हो रहा है, ये वाला हमारा बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। R1 में कम करंट, ये वाला हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, सी वाला। इसका आंसर सी वाला ही है, क्योंकि आर ज्यादा वाला साइन है ना, R1 से ज्यादा R2 में करंट, सॉरी रेजिस्टेंस, R2 से ज्यादा R3 में रेजिस्टेंस। आपको यहाँ पे ऐसा ग्राफ वाला, तो ये जो हमारा इलेक्ट्रिकल वाला इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ठीक, एक ग्राफ वाला क्वेश्चन मिल सकता है आप लोगों को भी, तो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा समझ के जाइएगा और थोड़ा कंफ्यूज में थोड़ा, ये मतलब सिंपल से ही है, रेजिस्टेंस से रिलेटेड है, रेजिस्टेंस और करंट से, कभी रेजिस्टेंस और वोल्टेज से रिलेटेड आ जाए तो सीरीज और कॉम्बिनेशन से भी आ सकता। लेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग सोलेनोइड डज नॉट डिपेंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। देखो उसमें सोलेनोइड का क्वेश्चन आया था, क्या आया था आपसे पूछा गया था कि भाई यूनिफॉर्म सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कैसी होती है, तो आपने बताया यूनिफॉर्म होती है, इक्वल डिस्टेंस पर होती है। इसमें आप उन्होंने क्या किया, सेट दूसरा बनाया, लेकिन हमको क्वेश्चन चेंज करना था, तो उन्होंने क्वेश्चन क्या कर दिया कि जो हमारे फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है सोलेनोइड की, वो किस किस पर डिपेंड करती है, किस किस पर नहीं करती। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ किस पर डिपेंड नहीं करती, तो आपको बताना है डज नॉट डिपेंड, किस पर डिपेंड नहीं करती, जिस पर तो डिपेंड करती है रेडियस ऑफ सोलेनोइड पे, मटेरियल पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन ऑफ करंट पे डिपेंड करती है। हमारी आगे सीधी आंसर रेडियस ऑफ सोलेनोइड, इस पर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करती। हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 फिर से कोई 4 असर्शन एंड रीजन करते हैं। चलो तो सबसे पहला असर्शन 17 क्वेश्चन है जिसमें असर्शन रीजन है। असर्शन पढ़ते हैं हम लोग, डिफरेंट मेटल हैव डिफरेंट रिएक्टिविटीज विद वाटर एंड डाइल्यूट एसिड। बिल्कुल सही, डिफरेंट मेटल अपने अपने अलग अलग प्रॉपर्टी को शो करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी को। रीजन क्या दिया, जो एक्सट्रैक्शन होता है मेटल का फ्रॉम इट्स ओर डिपेंड करता है ऑन द पोजीशन इन द रिएक्टिविटी सीरीज। डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट रिएक्टिविटीज विद वाटर एंड डाइल्यूट एसिड के साथ। रीजन में पूछा गया एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर डिपेंड करते हैं ऑन इट्स पोजीशन इन द रिएक्टिविटी सीरीज में। अच्छा, एक्सट्रैक्शन जो होता है मेटल का फ्रॉम इट्स ओर से जो निकालने का एक्सट्रैक्शन होता है वो डिपेंड करता है उनकी पोजीशन पे। वो हाईली रिएक्टिव है तो उनका ओर अलग होगा, जो लेस रिएक्टिव है उनका ओर अलग होगा। इसलिए जो डिफरेंट मेटल्स होते हैं वो डिफरेंट शो करते हैं रिएक्टिविटीज। सही दिया यहाँ पे, तो थोड़ा सा ये बोल सकते हैं हम, हाँ लेवल था इसका, लेवल थोड़ा सा अच्छा था। यहाँ पे हमारा सही है, ये वाला ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा 18th वाला, ह्यूमन फीमेल हैज परफेक्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। बिल्कुल सही, इसमें एक्स एक्स होते हैं ना, परफेक्ट पेयर है ये। और रीजन क्या है, जो सेक्स क्रोमोसोम कंट्रीब्यूट होते हैं ह्यूमन मेल से जाइगोट में डिसाइड करते हैं सेक्स को, तो ये तो सही है। बट यहाँ पे इसको एक्सप्लेन नहीं किया उसने सही से। ये तो सही है भाई, जो हमारा चाइल्ड जो सेक्स है चाइल्ड का वो कौन डिसाइड करेगा, मेल। ये तो सही है, यहाँ पर आश्वासन में भी सही दिया। लेकिन यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन की बात हुई, यहाँ पे तो देखो क्या चीज पूछी जाती है, ह्यूमन फीमेल में परफेक्ट पेयर होता है, इस चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन करना था, वो चीज यहाँ पे हुई नहीं। यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट तो सही है, लेकिन अलग बात को शो कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे कि भाई दोनों सही है बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। 19th है हमारा, मायोपिक आई कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्ट्रैक्टली। बिल्कुल सही, जो मायोपिया किसी को हो जाए, मायोपी का मतलब क्या, शॉर्ट साइटेडनेस, मतलब उस पास का देख सकता दूर का नहीं देख सकता, तो यहाँ पे सही है। रीजन क्या दिया, फॉर द करेक्शन ऑफ मायोपिया के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्जिंग लेंस लगाना पड़ेगा विद एप्रोप्रिएट पावर के साथ, प्रिस्क्राइब बाय आई सर्जन। बिल्कुल सही, तो यहाँ पे हम कौन सा ऑप्शन लगाने वाले हैं, ए वाला। चलिए लास्ट क्वेश्चन सेट का, फिर थर्ड सेट स्टार्ट करते हैं। असर्सन ने पूछा, रिफ्लेक्शन ऑफ अ कंपास, डिफ्लेक्शन ऑफ अ कंपास निडल
नियर प्लेस नियर करंट यानी बाहर डिक्रीज हो जाएगा व्हेन द मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज बाहर इंक्रीज। अरे भाई क्या बातें कर दी आपने। जब आप इलेक्ट्रिसिटी के करंट को बढ़ाओगे तो वो डिफ्लेक्शन ज्यादा करेगी ना। मान चलो कहीं पे कम करंट आ रहा है वहाँ पे डिफ्लेक्शन कम नजर आएगा, जहाँ पे करंट हाई होगा वहाँ पे डिफ्लेक्शन जल्दी बहुत ज्यादा देगा ना। तो यहाँ पे असर्शन तो गलत हो गया। यहाँ पे बात होगी डिक्रीज वाली, यहाँ पे बात रखना, थोड़ी थोड़ी स्टेटमेंट को सही से पढ़ना। मैं पूछा स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट पर। अब ये क्यों ऐसा, देखो स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर इंक्रीज होता है और इंक्रीजिंग द करंट पे, क्योंकि एक पॉइंट पे जब हम इंक्रीज कब होता है मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ कब बढ़ती है जब हम लोग इंक्रीज कर देते हैं करंट को। तो ये सही है, ये सही है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, लास्ट वाला डी ऑप्शन, असर्शन फॉल्स है, रीजन सही है। तो हमारा सेट 2 खत्म हो चुका है और हम लोग आ चुके हैं सेट 3 पर। और इससे पहले हम सेट 3 स्टार्ट करें, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ऐसे ही कंटेंट आपको और चाहिए तो भाई हमारे बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपके पास ऐसा कंटेंट की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो फिर बढ़ते हैं लोग सेट 3 के पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एक्स ऑपरेट इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। जो हमारा इस केमिकल रिएक्शन में एक्स जो है, एक्स का नाम पूछा जा रहा है। तो एक्स का नाम क्या होगा, केमिकल रिएक्शन कौन सी है हमारी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में होता क्या है, ये टूटता है। जो हमारा कंपाउंड है वो दो पार्ट्स में क्या करके यहाँ पर टूट रहा है। तो किस में टूटा, वो CaO प्लस CO2 में। तो CaO को यहाँ पर तो बुला नहीं गया, यहाँ पे उसका कॉमन नेम बोल दिया गया। तो कॉमन नेम क्या होता है CaO का, क्विकलाइम। इसका आंसर नंबर 1 सही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, सिलेक्ट अ पेयर ऑफ नेचुरल इंडिकेटर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको इनमें से क्या बताना है, नेचुरल इंडिकेटर्स बता रहे हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं हमारे, हमने आपको प्रोवाइड कराया था वीडियो, उसमें सब कुछ बताया था। तो वापस जाके आप देख सकते हो। और हम इसका आंसर आपको बता दें तो हमारा आंसर बी वाला करेक्ट, अमेरिकन लिटमस। क्वेश्चन नंबर 3 है केमिकल कंपाउंड यूज्ड इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा सॉल्ट चैप्टर, जो एसिड बेस सॉल्ट वाला चैप्टर है, उससे पूछा गया है। तो कौन सा कंपाउंड है, कौन सा केमिकल कंपाउंड है जो कि इस्तेमाल होता है ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज में। वो कौन सा है हमारा, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा। कहीं अगर ये लिख के ना आए तो कभी कभी ये लिख के भी दे देते इसका कंपाउंड का फॉर्मूला, तो वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इन सभी के इंपॉर्टेंट है आपके, इन सभी की प्रिपरेशन आप याद कर लीजिए। क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन बनेगा जो कि 3 मार्क्स रखता है, जिसमें आपसे इनमें से किसी एक की सॉल्व की प्रिपरेशन पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला पूछा है, यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्मूला पूछा है। तो क्या होता है स्ट्रक्चर फॉर्मूला, एक कार्बन एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो, फिर डबल बॉन्ड से, फिर सिंगल बॉन्ड से, फिर डबल बॉन्ड से। यहाँ पे जो हेक्सेन आ गया मतलब 6 कार्बन की बात हो रही है। अब 6 कार्बन कैसे ज्वाइन होंगे, वो इस तरीके से। ऑप्शन नंबर ए। तो बनाने को भी आ सकता है, हमसे पूछा भी जा सकता है सिंपल सा। तो कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। अब इसमें आपको क्या करना है, इनको बैलेंस करना है। जो केमिकल रिएक्शन हमको दी गई उसको क्या करना है, हमको बैलेंस करना है। चलिए इसको बैलेंस करते हैं। फिर इसको हम लोग करेंगे कोफिशिएंट मेथड से या सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं इसको। दोनों मेथड हम लोग अप्लाई कर सकते देखते हैं। तो पहला हम लोग मेथड करते हैं भाई सिंपल वाला, एल्यूमिनियम है, फिर हमारा क्लोरीन है, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, इन सबको बैलेंस करते हैं हम लोग। तो पहले देखो रिएक्टेंट साइड और हमारा प्रोडक्ट साइड, दोनों साइड देखना आप। रिएक्टेंट साइड की बात करते हैं, एल्यूमिनियम कितने हैं, 2 हैं। और यहाँ पर कितने प्रोडक्ट साइड 1 है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन साइड कितने हैं, 1 है। और इस तरफ कितने हैं, इस तरफ कितने क्लोरीन, 1 है। इस तरफ कितने हो गए टोटल, 2 3 जा 6 क्लोरीन हो गए। तो यहाँ पर कितने हैं टोटल, 6 हो गए। यहाँ पे कितना का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, 6 का। कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 का। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की बात करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे, रिएक्टेंट साइड कितने हो गए हमारे, रिएक्टेंट साइड कितने हो गए हमारे, 6 हो चुके हैं। देखो यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, 6H। अब इस साइड बात करें तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 2 है। इनको 6 बनाना तो उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको 3 का। तो यहाँ पे हमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब O की बात करें, O यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 हो गए। O हमारा बैलेंस ऑलरेडी हो चुका है। तो इस मेथड को आप सिंपल मेथड के थ्रू भी इसको कर सकते हो, वरना आप कोफिशिएंट मेथड भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा 1 है, जब हम लोग कोई भी बैलेंस नहीं करते उसको बनी मानते हैं। तो 1 6 2 3 हमारे किस ऑप्शन में, 1 6 2 3 हमारा पहला ऑप्शन में है आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। बहुत सिंपल क्वेश्चन बोल सकते हैं हम इसको, कौन सा इनमें से हाइड्रोकार्बन डिफरेंट है। ठीक हो सकता है कोई एल्किल एल्केन हो, कोई एल्काइन हो बीच में, या एल्काइन आ जाए। तो आपको यहाँ पे देखना है। तो आपको तीनों के फॉर्मूले याद होने चाहिए, तीनों के फॉर्मूले, एल्केन और एल्काइन, तीनों के फॉर्मूले हमने आपको बताए। CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2, ये तीनों के फॉर्मूले हैं। इन फॉर्मूले के थ्रू पता कर सकते हैं एल्केन से कौन कौन बिलोंग कर रहा है, कौन एल्कीन से कर रहा है, कौन एल्काइन से कर रहा है। तो पहला वाला देखो, इससे बिलोंग कर रहा है हमारा C4H10, 4 2 10, सॉरी 4 2 8 8 + 2 10। ये हमारा एल्केन से बिलोंग कर रहा है। किससे बिलोंग कर रहा है, एल्केन से। और 5 2 10,
+2 12, ये भी हमारे एल्केन से बिलोंग कर रहा है। C7 7 2 14, ये हमारा एल्कीन से बिलोंग कर रहा है। अब बात करें इसकी, बात करें तो ये हमारा 2 2 4 +2, ये भी हमारा एल्केन से बिलोंग कर रहा है। तो हमारा जो ऑड है वो है हमारा बी वाला, क्योंकि एल्कीन है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हम बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3, रिमेनिंग 3 में से कोई एक ऐसी रिएक्शन है जो कि डिफरेंट है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमें नजर आ रही है एक रिएक्शन जो कि अलग है हमारी, वो है हमारी बी वाली रिएक्शन का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर वाली। और बाकी ये 3 रिएक्शन कैसी हैं, ये तीनों रिएक्शन कैसी हैं, और ये वाली रिएक्शन कौन सी है, ये हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है, हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और बाकी ये तीनों रिएक्शन कौन सी हमारी, कौन सी हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको रिएक्शन देख के भी पहचानना आना चाहिए ये कौन सी हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला करेक्ट। 8th क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि भाई सिलेक्ट करो प्लांट हार्मोन जो कि रिस्पॉन्सिबल है सेल डिवीजन के लिए। आपको हमने एक चार्ट के थ्रू भी आप लर्न कर सकते हो, इसको चार्ट भी बता देंगे आपको। इस चार्ट के थ्रू हम बता सकते हैं कि कौन सा हार्मोन है तो जो कि इंपॉर्टेंट है, एक नहीं ऐसा बन सकता है। भाई आपने प्लांट हार्मोन बने थे 4 से 5 टाइप के, इन सभी हार्मोन्स का आप यूज याद कर लो भाई, किसका कितना यूज है। थाइलिन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और इसमें सेल डिवीजन पूछा जाता है। तो सेल डिवीजन कौन सा हार्मोन होता है, साइटोकिनिन। तो हमारा डी ऑप्शन हो गया इसका करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा पार्ट ऑफ अ फ्लावर विच अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। कौन सा पार्ट है फ्लावर का जो कि अट्रैक्ट करेगा इंसेक्ट्स को पॉलिनेशन के लिए। आपने एक पढ़ा हो इंसेक्ट की तो पॉलिनेशन होता है, तो कौन सा पार्ट है फ्लावर का जो अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को, इंसेक्ट उसके पास आए, उसको पॉलिनेशन को उठाएं और दूसरे के पास ले जाके छोड़ दें। तो कौन है वो, पत्तियां जो आपने गुलाबी पत्तियां होती हैं, अलग अलग फ्लावर्स की पत्तियां होती है, वो उसको अट्रैक्ट करती हैं इंसेक्ट्स को, स्मेल के थ्रू भी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th वाला सेट का, पूछ रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस ऑफ 2 सेपरेट, कौन सा इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस ऑफ 2 सेपरेट रेट्स जो कि शेप और कलर के बीच में हो रहा है। इनमें जो रेशियो निकल के आया F2 प्रोजेंसी का, वो क्या निकल के आएगा। तो आपको बताया था सिंपल है, तो लर्न करने वाला वो आ ही रहा है। इससे अगर जेनेटिक्स पढ़ रहे हो तो इससे तो क्वेश्चन बनना ही है। या तो आपसे हमारा फिनोटाइपिक रेशियो पूछेगा, या तो आपसे जीनोटाइपिक रेशियो पूछेगा। तो यहाँ पे क्या पूछा है, जीनोटाइपिक रेशियो, वो क्या होगा हमारा 9:3:3:1। और आपसे अगर पूछा जाता, अगर आपसे पूछा जाता F1 जनरेशन में क्या होता, तो आपको दोनों जनरेशन में याद रखना है F1 और F2। F1 की बात करते तो हमारा कौन सा होता, बी वाला, बट यहाँ पे कौन सा हमारा पूछा गया F2 में, इसलिए हमारा कौन सा सही होगा, सी वाला ऑप्शन। Which of the following statement is true about human heart? ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड हमें कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे अच्छे करेक्ट दिए गए हैं, चलिए देखते हैं। आर ट्रू पूछे आराम से। तो भाई देखो, राइट आर्टियम रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम, तो यहाँ पे खींच लो, ये हमारी राइट साइड हार्ट की, इसमें हमारा आर्टियम, और यहाँ पे वेंट्रिकल आ गया। यहाँ पे लेफ्ट साइड हमारी हार्ट की, इसमें वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल हमारा लेफ्ट, सॉरी आर्टियम इधर और वेंट्रिकल इधर। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। राइट आर्टियम रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बिल्कुल नहीं। राइट आर्टियम तो हमारे पूरे बॉडी से ब्लड को लेके आता है, सुपर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा के थ्रू आता है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। अब ये तो हो गया गलत। नेक्स्ट है लेफ्ट आर्टियम ट्रांसफर करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट का आर्टियम का हमें लेफ्ट वेंट्रिकल को क्या करना, सेंड करना होगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ताकि वो वेरियस पार्ट तरफ भेज सके। तो ये तो सही है। देखो यहाँ पे जो लेफ्ट आर्टियम वहां से कहाँ, लंग से आता है ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल्टर होके, तो ऑक्सीजनेटेड करके। अब नेक्स्ट पार्ट में पूछा रहा है राइट आर्टियम रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट आर्टियम रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, बिल्कुल सही। तो हमारा ए और सी यहाँ पे सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा लेफ्ट आर्टियम ट्रांसफर करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बिल्कुल नहीं करता। यहाँ पे हमारा बी और सी सही है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉस कराया बिटवीन 2 टॉल प्लांट्स, 2 टॉल पी प्लांट्स के बीच में हमने क्या कराया, क्रॉस कराया। उसका जो ऑफ स्प्रिंग में रिजल्ट निकल के आया, फ्यू ड्रॉप प्लांट्स निकल के आया। तो द जीन कॉम्बिनेशन ऑफ द पेरेंटल प्लांट मस्ट बी, जो जीन कॉम्बिनेशन होगा पेरेंटल प्लांट का, वो क्या होगा, डी वाला, टी स्मॉल टी और टी स्मॉल टू। ठीक, यहाँ पर आपको थोड़ा सी बेसिक चीजें पूछी जा रही है इस चैप्टर से। नेक्स्ट है हमारा फेनोमेना ऑफ लाइट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ, तो यहाँ पे फेनोमेना बताना है कि इसके पीछे क्या कारण है। रेनबो जो अपना आसमान में रेनबो देखते होंगे बरसात के टाइम पर, तो किस क्या फेनोमेना है, क्या प्रोसेस के थ्रू ये होता है। तो 3 प्रोसेस होती हैं इसके अंदर, वो क्या क्या होती हैं भाई। पहला क्या काम है यहाँ पे, रिफ्रैक्शन। जब भी कोई लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही हो, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जा रही है, तो रिफ्रैक्शन तो होता है ना, एक मीडियम चेंज कर रही हो। तो यहाँ पे क्या होता है, ड्रॉप्स ऐसी प्रेजेंट होती है हमारी, जब बारिश हो जाती है ना, उसके बाद ड्रॉप्स तो प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में, उन्हीं ड्रॉप्स के थ्रू सनलाइट एंटर करती है ड्रॉप्स के अंदर, उसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन। जब लाइट क्या करेगी, अंदर जाएगी, तो उसका क्या बोलेंगे हम लोग, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन करने के बाद एक ऐसा प्रिज्म की तरह काम करने लगती है, वो 7 कलर्स में क्या कर देती है, लाइट को तोड़ देती है। तो यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, 7 कलर्स नजर आ रहा है, तो इसका मतलब डिस्पर्जन हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, हमारा डिस्पर्जन भी हो गया। अब यहाँ पर देखो लास्ट, यहाँ पर क्या होगा, लास्ट में यहाँ पे क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। यहाँ पे कोई भी लाइट बाहर नहीं निकली, इसका मतलब पूरी की पूरी लाइट रिफ्लेक्ट हो गई। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। 3 प्रोसेस के थ्रू हमें रेनबो नजर आया, तो इन 3 प्रोसेस किस ऑप्शन में दिए हैं, वो भी लाइन से बताना है आपको। तो पहला रिफ्रैक्शन, फिर डिस्पर्जन, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन केस ऑफ 4 वायर्स, आपके पास 4 वायर्स हैं, इस केस में सेम मटेरियल के, मतलब मान के चलो कॉपर कॉपर के सारे 4 वायर सेम मटेरियल के हैं, तो रेसिस्टेंस विल बी मिनिमम कब होगा, इफ द डायमीटर एंड लेंथ ऑफ द वायर रिस्पेक्टिवली। तो हमें चारों केसेस को स्टडी करना है, किसमें रेजिस्टेंस मिनिमम से मिनिमम आ सकता है वो आपको बताना है। दो लेंथ पर डायरेक्टली डिपेंड करता है ना, लेंथ को डायरेक्टली डिपेंड करता है, तो लेंथ को कम से कम रखना है, तो लेंथ को कम से कम तो पहले ऑप्शन में रखा ही जा रहा है, तो एक तो ये बढ़िया हो गया, लेंथ के बेसिस पे बिल्कुल सही होगा। अब बात करें डायमीटर की, डायमीटर क्या होता है भाई, तो हमारा जो रेजिस्टेंस है पहले तो एल पर डिपेंड करता है, दूसरा डिपेंड करता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो एरिया में जो हमारा डायमीटर आता है इसी को क्या करते थे, ब्रेक कर देते पाई आर स्क्वायर में, और आर को क्या कर देंगे हम लोग, आर को क्या कर देंगे डायमीटर की फॉर्म में लिख देंगे। तो इसको अगर निकालें तो ये कुछ ऐसा निकल के आएगा, डी स्क्वायर अपॉन 4, 4 को ऊपर भेज देंगे तो ये डायरेक्टली ऐसा कुछ निकल के आने वाला है, आई डी स्क्वायर। ठीक, तो हमारा ये हो जाता फॉर्मूला, अगर हम डायरेक्टली डायमीटर की फॉर्म में अगर ये निकालें इस तरीके से हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। तो ये क्या होनी चाहिए, ठीक, ज्यादा बोल सकते हैं एरिया अगर ज्यादा होगा, एरिया क्रॉस सेक्शन जो एरिया होगा अगर ज्यादा होगा, इसका मतलब डायमीटर अगर ज्यादा होगा, ठीक, तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही सुइटेबल बैठ रहा है। ठीक, लेंथ के बेसिस तो पहले ही समझ गए थे, लेंथ की बेसिस से पहले ही समझ गए थे, लेंथ तो डायरेक्टली डिपेंड करता, लेंथ बड़ा होंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो हमें कम से कम लेंथ लेनी, तो सबसे कम लेंथ इसी में ना लेंथ की चौथाई कर दी, एक चौथाई कर दिया लेंथ का। यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन को कॉमनली अपने साइंस के थ्रू समझ सकते हो। नेक्स्ट है, अ फूड चेन विल बी मोर एडवेंचरस इन टर्म ऑफ एनर्जी, मतलब ज्यादा एडवेंचरस कब हो सकती है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, तो वो सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे होगी। ठीक, क्योंकि देखो जब भी ट्रॉपिक लेवल बढ़ते हैं तो एनर्जी का जो डिक्रीजमेंट होता है 10% होता जाता है, तो 10% ही एनर्जी है दूसरे बन जाएगी, मान के चलो हमारे पास 1000 जूल एनर्जी है, पहले ट्रॉपिक लेवल पे 1000 जूल एनर्जी है, वो सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे कितनी जाएगी, सिर्फ 10% जाएगी, इसका मतलब सिर्फ 100 जा रही है। उसके बाद जो थर्ड लेवल पे जाएगी सिर्फ 10, उसकी भी नेक्स्ट लेवल पे जाएगी सिर्फ 1, इसका मतलब जो सबसे एडवेंचरस है वो हमारा सेकंड ट्रॉपिक लेवल है। आगे अगर और भी लेवल की बात करें तो डिक्रीज होती जाएगी हमारी एनर्जी। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओजोन, ओजोन के बारे में हमें स्टेटमेंट बताना है कौन कौन से, यहाँ पे करेक्ट है, करेक्ट पूछे जा रहे हैं। तो ओजोन क्या है, पॉइजनस गैस है, बिल्कुल ए ऑप्शन सही है। और भी पढ़ते हैं, ओजोन सील द अर्थ सरफेस को फ्रॉम इंफ्रारेड से, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, किससे बताती है, यूवी से। तो ओजोन इज प्रोडक्ट, यहाँ पे यूवी क्या होता है, एक्ट करता है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स पर, तो यहाँ पे ये वाला सही है। एट लोअर लेवल पर अर्थ एटमॉस्फेयर में ओजोन परफॉर्म मोस्ट एसेंशियल फंक्शन, बिल्कुल नहीं, तो यहाँ पे हमारा ए और सी किस ऑप्शन में है, बी वाले में, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं लास्ट के जो 4 क्वेश्चन हर सेट में रहते हैं असर्शन बेस्ड के, वो वाले करते हैं असर्शन रीजन वाले। तो सब पूछा गया जिंक, पीस ऑफ जिंक मेटल रेडिश ब्राउन का कोटिंग चढ़ रही है, एक जिंक मेटल जिस पर रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग हो चुकी है, जब इसको हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रखा कुछ टाइम तक, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक मेटल को हमने कुछ समय तक रखा, तो उस पर कैसी कलर की होगी कोटिंग, रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग हो गई। अब बात करते हैं रीजन इसका, रीजन इसका कॉपर इज मोर रिएक्टिव है, क्योंकि मेटल कॉपर इज मोर रिएक्टिव है देन जिंक से, और यहाँ पे तो गलत होगा, यहाँ पे कॉपर कैसे हो जाएगा, ठीक, तो यहाँ पे ये वाला तो गलत है, बट यहाँ पे जिंक के ऊपर कोटिंग होगी, जिंक के ऊपर कोटिंग हो तो हो जाएगी, ठीक, जिंक के ऊपर ये तो सही, बट ये यहाँ पे गलत हो गया, हमारा रीजन गलत हो गया। क्यों हो गया, कॉपर लेस रिएक्टिव होता है, ठीक, क्योंकि ये तो बहुत नीचे आता है एक्टिविटी सीरीज की अगर बात करूंगी तो नीचे आता है, इसलिए लेस रिएक्टिव होना था यहाँ पे, तो ये रीजन तो हमारा गलत हो गया। अब असर्शन तो सही था, असर्शन क्यों सही था, क्योंकि कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा देगा ना, वो कॉपर को हटा देगा, खुद सल्फेट को अपने साथ ले लेगा, इसलिए जिंक सल्फेट बन जाएगा, तो यहाँ पे हमारा असर्शन सही है और रीजन गलत हो गया, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा इसका। नेक्स्ट पूछा जा रहा है भाई 18 क्वेश्चंस में कि असर्शन दिया है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस आर जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वो कैसे होते हैं, जेनेटिकली सिमिलर होते हैं क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सिंगल ही पेरेंट के बीच में होता है, सिंगल ही पेरेंट के में होता है, इसलिए यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं इनके जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर ही होते हैं। अब बात करते हैं रीजन की, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व अ सिंगल पेरेंट, बिल्कुल सही, इस वजह से ऐसा होता है, तो हमारा पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19th है, रेड लाइट सिग्नल्स आर यूज्ड टू स्टॉप द व्हीकल्स ऑन द रोड, भाई बिल्कुल सही, रेड कलर का सिग्नल पे देख के तो रुकते हैं ना, आप भी कहीं रोड पे जा रहे हो रेड कलर का सिग्नल हो जाता है तभी तो रुकते हो ना। अब रीजन क्या है इसका, रीजन देख लेते हैं, रेड कलर क्योंकि लाइट स्कैटर्ड होता है, रेड कलर का सब पूछा, रेड कलर का लाइट ही क्यों इस्तेमाल किया, इसका रीजन क्या है, तो रेड कलर लाइट क्या है, लेस नहीं, रेड कलर लाइट इज स्कैटर्ड द मोस्ट, यहाँ पे ये गलत कर दिया, इसमें यहाँ पे क्या करना था, लेस, तो यहाँ पे हमारा रीजन गलत हो गया। तो सिंपल सिंपल से वर्ड, एक आध वर्ड में ही वो घुमा फिरा कर देंगे, तो वहीं पे देखना है आपको बस, तो यहाँ पे हमारा असर्शन सही है और रीजन फॉल्स हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगा दो और अपने नंबर ले जाओ।
नाउ नेक्स्ट इस सेट का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है हमारा वेस्ट वी जनरेटेड डेली मे बी बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बिल्कुल, हम लोग जो वेस्ट जनरेट करते हैं वो दोनों टाइप के होते हैं। अब रीजन क्या है, द वेस्ट जनरेटेड इफ नॉट डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपर्ली मे कॉज सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, अगर हम लोग इसको डिस्पोज नहीं करेंगे तो वो हमें सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स दे देगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? देखो एक चीज यहाँ पे जो आपने जो नोटिस करी है वो यहाँ पे बोला गया हम लोग दोनों टाइप के वेस्ट क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। उस चीज को यहाँ पे समझाना चाहिए था, उस चीज को तो यहाँ पे समझाया नहीं है। यहाँ पे जो बात कही गई वो बात तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, जो रीजन ने कहा वो अपने आप में करेक्ट कहा, बट जो रीजन समझा नहीं पाया उस चीज को जो ऊपर कहा गया। तो आपको बस इसी में जो ए और बी में जो फर्क रहता है वो इतना ही रहता है। अगर वो जो रीजन दिया गया वो स्टेटमेंट को समझा रहा हो, अच्छे से बता रहा हो कि ऐसा ऐसा हो, इसलिए ऐसा ऐसा हो रहा है। अगर वो नहीं समझा रहा हो, बात सही कह रहा है तो उस पर टिक तो लगाना है, आपको सही बात कह रहा है वो, बट उस चीज को समझा नहीं रहा है तो हम लोग बी वाला ऑप्शन पे लगा देंगे और हमारे नंबर सिक्योर हो जाएंगे। तो हम करने वाले हैं सेट 4 को स्टार्ट। सेट 4 स्टार्ट करने से पहले भाई जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। किस चीज का इंतजार कर रहे हो आप? वही सेट 4 स्टार्ट पहले से मुझे चाहिए। आप जो भी देख रहे हैं ना प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। पांचों के पांचों सेट एक वीडियो में आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। 2023 के पांचों सेट डिस्कस करेंगे इसके बाद हम, और बस जुड़ जाइए और लग जाइए तैयारी करने में। तो भाई सेट 4 का जो पहला क्वेश्चन है, फिर पहले चैप्टर से पूछा गया केमिस्ट्री के, पूछा जा रहा है भाई इसमें जेड एंड जो वाली जो इक्वेशन हमको गिवन है इसमें पूछा जा रहा है भाई कौन सी टाइप की इक्वेशन है जो आपको अब इक्वेशन दी जा रही है, वो कौन सी इक्वेशन है, कौन सी टाइप की इक्वेशन है बोलिए बताइए। भाई यहाँ पे आपको एक चीज नजर आ रही है, जेड एन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है। इसका मतलब आपको एक चीज नजर आ गई, जेड क्या होता है, हाइड्रोजन से ऊपर होता है। किस चीज में? रिएक्टिविटी सीरीज में। रिएक्टिविटी सीरीज तो आपने पढ़ी होगी मेटल्स की। रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं वो हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे वही तो हो रहा है, वही हो रहा है ना। जिंक जेड ने क्या कर दिया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेस मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमारा आंसर नंबर 20 करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, एक एक्वस सॉल्यूशन है सॉल्ट का जो कि लिटमस पेपर को टर्न कर रहा है रेड में, एक ब्लू को रेड में टर्न कर रहा है। इसका मतलब कुछ एसिडिक होने वाला है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सॉल्ट कुड बी वन ऑफ द फॉलोइंग, जो सॉल्ट है वो उनमें से कौन सा रिएक्शन से ऑब्टेंड हुआ है। तो वो कौन सी रिएक्शन से ऑब्टेंड होगा हमारे, तो लर्न करने वाला बात है। नाइट्रिक एसिड एंड NaOH से ऑब्टेंड होगा। नेक्स्ट है 4 सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन है भैया, 4 सॉल्यूशन है आपके पास। ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, 4 हैं। चारों के चारों एक सेपरेट बीकर्स में रखे हुए हैं और एक के बाद कनेक्टेड है इलेक्ट्रिक करंट सर्किट से बात विद वाल्व। देखो सिंपल सी बात मैं आपको समझा देता हूँ। 4 सॉल्यूशन है हमारे पास, ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के। इन चारों को एक बीकर्स में रखा हुआ है। अब आपको इन चारों सॉल्यूशंस में किस किस में इलेक्ट्रिक करंट पास हो पाएगा आपको इतना तो बताना है बस। तो जब भी आयन जो सॉल्यूशन है जो आयंस में ब्रेक हो जाए, जब इलेक्ट्रिक करंट इसमें क्या हो, पास हो, इलेक्ट्रिक करंट क्या हो, पास हो, तो आयंस में ब्रेक कर दे, सॉल्यूशन को किसमें कर दे, आयंस में ब्रेक कर दे। आयंस में ब्रेक होगा तभी तो यहाँ पे करंट फ्लो हो जाएगा, और करंट फ्लो होने के तो तभी तुम्हारा जो बल्ब है वो जलेगा। तो यहाँ पे कौन कौन है वो हमारा, तो यहाँ पे हमारा HCl और सल्फ्यूरिक एसिड है जो कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देगा आयंस में ब्रेक होके। नेक्स्ट है द मेटल व्हिच इज फाउंड इन बोथ फ्री एज वेल एज इन कंबाइंड स्टेट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपसे मेटल से पूछा जा रहा है, मेटल नॉन मेटल से, जो कि हमारा गोल्ड एंड सिल्वर है। एक ऐसे मेटल है जो कि फ्री स्टेट में और कंबाइंड स्टेट में हमें इजीली मिल जाते हैं। अब है हमारा 5th क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड। अब देखो भाई सेट 3 में हमने पढ़ा था, सेट 3 में हमने क्या देखा था, सेट 3 में एक चीज पढ़ी थी हमने, साइक्लोहेक्सेन करके एक चीज पढ़ी थी। बताइए क्या थी वो साइक्लोहेक्सेन करके, क्या पूछा गया था इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्या पूछा गया, साइक्लोहेक्सेन मतलब बेंजीन इसको कहा जाता है। अब बेंजीन का हमसे सिंगल और डबल बॉन्ड पूछा जा रहा है, सिंगल और डबल बॉन्ड, इसी को हम लोग साइक्लोहेक्सेन को क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। बेंजीन का यहाँ पर क्या पूछ लिया उन्होंने, देखो तुम सेट देख रहे हो, सेट बोलते कैसे हैं, सेट में मान के चलो आपने उसका ये चीज नहीं पढ़ी होती कि इसमें सिंगल डबल बॉन्ड कितने कैसे गिने जाते हैं, और आपने इस चीज पढ़ी होती स्ट्रक्चर फॉर्मूला आपको पता है, तो आप वो वाला सेट का आप तो नंबर अच्छे से ले आते। इस वाला सेट वाला इंसान फंस जाता है बेचारा, वो कहते हमने तो पढ़ी नहीं थी इसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कैसे गिने जाते हैं। तो ये कोई सिंपल है, टॉपिक वही था, टॉपिक का क्वेश्चन ही बिल्कुल वही था, बस एक में पूछ लेगा इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बताओ, एक में बोल सिंगल एंड डबल बॉन्ड बताओ। देख रहे हो आप क्वेश्चन बदलते कैसे हैं, सेट्स में ऐसे बदलते हैं। चलिए इसमें सिंगल और डबल बॉन्ड गिन लेते हैं। सिंगल और डबल बॉन्ड कैसे भाई, यहाँ पे ध्यान दो, डबल बॉन्ड कितने आते हैं, जब हम लोग सी को जोड़ते हैं तो ऐसे जोड़ देते हैं हम लोग सी को, कौन सी बड़ी बात होगी सी जोड़ना। लो भैया ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, कितने डबल बॉन्ड हो गए इसमें, 3 डबल बॉन्ड हो चुके हैं। तो हम डी पे लगा देंगे 3। अब सिंगल बॉन्ड गिनो, एक एक एच भी तो होता, एक एक एच भी तो होता है इन सबके साथ, एक एक एच भी तो जोड़ा रहता है सिंगल बॉन्ड के साथ। तो यहाँ पे कितने सिंगल बॉन्ड होने वाले हैं, तो 6 तो हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड है और एक एक आपस में जुड़े हुए हैं ये तीनों, तो कितने हो गए टोटल, 9 सिंगल बॉन्ड हो गए हैं। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड पहले फिर डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे 9 पहले फिर 3 बाद में। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हमारे से हो जाए, सिंगल बॉन्ड कितने हैं 9, डबल बॉन्ड कितने हैं 3। तो हमारा आंसर बी वाला हो चुका है करेक्ट। और जिस चीज को आदम इजीली आता होगा वो तो भाई बल्ले बल्ले। अब बात है भाई
ह्यूमन बींग्स लाइफ प्रोसेस का शायद क्वेश्चन है, व्हेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीट, जब प्रोसेस डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तब हमारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट फाइनली किस चीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। चलिए देखते हैं प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है, अमीनो एसिड में। आपने ये तो सिंपल से समझ लिया होगा भाई, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में होता है, बट आ जाए तो लोग फंसते कहाँ पर है, फैट्स पर। फैट्स किस में बदलता है, लोगों को याद होगा फैटी एसिड्स में बदलता है। नहीं भाई, फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल दोनों में। फंसना मत, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। अब बात है भाई, अब जो भाई ये भी हमने सेट 3 में देखा था, सेट 3 में इससे फिर क्वेश्चन देखा था हमने। सेट 3 में क्या पूछा था उन्होंने हमसे, उन्होंने पूछा था भाई सेल डिवीजन के लिए कौन सा प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो हमने इस पे लगाया था साइड डोमिनेंस। अब इसमें पूछा जा रहा है विल्टिंग ऑफ लीव्स के लिए कौन सा हार्मोन है हमारा रिस्पॉन्सिबल, वो है हमारा एब्सिसिक एसिड। बताइए कहाँ आ रहा है भाई क्वेश्चन में, थोड़ा ही तो फर्क कर रहे हैं वो साइड में। तो बस टॉपिक तो अच्छे पढ़ के जाओ आप लोग, टॉपिक्स पढ़ के जाओ जिनसे मतलब डेफिनेटली आना है भाई, प्लांट हार्मोन से आना ही है, वेजिटेबल प्रोपोगेशन से आना ही है, तो पढ़ के जाओ ना, पढ़ के जाओ टॉपिक भाई, मिलेंगे नंबर आपको। फिर हमारा तो प्लांट दैट कैन बी रेज्ड बाय द मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। लोग पूछ लगे भाई वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से कौन कौन से प्लांट्स होते हैं हमारे, तो वो है हमारे शुगर केन, रोज एंड ग्रेप्स, ये तीनों हमारे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा द प्लांट ऑफ सीड इज द सोर्स ऑफ फूड। कौन सा पार्ट है हमारा सीड का जो कि ऐसा सोर्स की तरह काम करता है फूड का, ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ सीड। जब जर्मिनेशन होता है सीड का उस टाइम पे सोर्स ऑफ फूड की तरह काम करता है, वो है हमारा एम्ब्राय जिसमें वो रहता है, इसके थ्रू हमारा सीड इवॉल्व हो रहा है। अब बात करते हैं हमारा जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन। अब भाई तो जाइगोट की डेफिनेशन हो गई, जाइगोट क्या है, फॉर्म्ड होता है बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द जाइगोट कितने हो जाएंगे। जब भाई जाइगोट बन चुका है तब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे ना, कितने हो जाएंगे टोटल 46 हो जाएंगे। अगर हम मेल और फीमेल गैमीट्स की बात करते हैं तो हाफ ऑफ कर देते हैं आप इसको। चलिए देखते हैं 11th क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था भैया। 11th क्वेश्चन देखो, 11th क्वेश्चन में हमको देखो कितने सारे सेट कर चुके हैं हम लोग, चौथे सेट पर है ना, चौथे सेट में जाके अब जाके हमको न्यूमेरिकल मिला है। मतलब इतने 2024 में इतने सारे हमने क्वेश्चन कर लिए 2024 के, अभी तक हमने 3 सेट निपटा चुके हैं, 3 सेट में अभी तो न्यूमेरिकल नहीं आया, अब जाकर न्यूमेरिकल आया, और वो भी न्यूमेरिकल कैसा आया, ईजी आया है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी है, सिंपल फॉर्मूला लगा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो किस चैप्टर से आया हमारा, किस चैप्टर से लग रहा है आपको ये, लाइट चैप्टर से आया भैया, लाइट चैप्टर से हमारा क्या आया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन है। अब देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर, यहाँ पे दो चीजों का हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, किसका, ग्लास एंड वाटर का, भाई अलग अलग है, ये गिवन है। आपसे पूछा जाएगा गिवन भी और भी गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट भी गिवन है ग्लास में। अब पूछा है स्पीड ऑफ लाइट एंड वाटर में कितनी होगी, ठीक। अब देखो ये तो है एमसीक्यू, इसको ना शॉर्ट वे में करने की कोशिश करो। देखो जब एमसीक्यूज कर रहे हो तो आपको थोड़ा बताना है कि कैसे किया हमने, शॉर्ट वे में करना है ना, जैसे जितना ज्यादा शॉर्ट हो सके उतने शॉर्ट वे में करना है हमको। अब इसी को हम शॉर्ट वे में करके दिखाते हैं आपको। जो आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला पढ़ा होगा सी अपॉन बी वाला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट एंड वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट एंड एनी मीडियम। तो इसी फॉर्मूले से करते हैं ना। पूछा किसका जा रहा है, आप तो ध्यान रखो ना, वाटर का पूछा जा रहा है, यहाँ पे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए, वाटर की स्पीड हमें निकालना है, और स्पीड ऑफ लाइट हमें पता होती है कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक। हम निकाल लेंगे इजीली, इसको इजीली निकाल लूंगा कैसे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है वाटर का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3, अगर 4/3, स्पीड ऑफ लाइट कितनी है 3 × 10⁸। बी क्या होगी, मैं स्पीड ऑफ लाइट एंड वाटर, वो भी हमें निकाल ली है, इधर फॉर्मूला इस पढ़ा हमने। फालतू में ये चीज नहीं लो ना, जब तू आप कर रहे हो वो वाली चीज, सब आपको पता है बेसिक चीज, उसी से करो ना। शॉर्ट हमें तुम्हें बताना है उसमें कि कैसे आया हमारा आंसर, हम शॉर्ट वे में करेंगे। देखो हमारा आंसर निकलने वाला है, VW निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, अपॉन में भेज देंगे। VW निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अपॉन में भेज देंगे। ये अपॉन में जाएगा 3 × 10⁸ अपॉन में 4/3, 3 जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई होकर तो जाएगा 9/4 × 10⁸। क्या ये हमारा ऑप्शन में नजर आ रहा है किसी ऑप्शन में ये, हाँ तो बिल्कुल आ रहा है हमारा पहला ऑप्शन में 9/4। तो क्या इजी मेथड था आपका, अगर ये वाला फॉर्मूला इजी भी पता तो आप इससे करो ना। आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का, आपके पास स्पीड पूछी जा रही है, आपको सी की वैल्यू पता ही है, बस करो फिर, क्यों फालतू में हम लोग कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं क्वेश्चन को लेके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ रीजन ऑफ वेरी फाइन डस्ट, जब किसी रीजन जहाँ पे फाइन डस्ट प्रेजेंट हो वहां से कोई बीम ऑफ लाइट पास हो रही हो उन पार्टिकल्स के थ्रू, तो कौन सा जो कलर होगा लाइट का वो स्कैटर्ड होगा इन दैट रीजन में। देखो पहले तो लिख लो भाई, विबग्योर आपने पढ़ी हुई, विबग्योर, ये हो गए हमारे कलर्स। अब यहाँ पे रेड, ऑरेंज और येलो तो हमारे होते हैं हाई, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया हमारा, एक सेकंड, विबग्योर लिख गया है हमसे गलत। चलिए ये होता है हमारा विबग्योर। यहाँ पे आपको दिखा जो लास्ट के 3 कलर इनकी वेवलेंथ तो ज़्यादा होती है। जब वेवलेंथ इतनी ज़्यादा होती है इनकी वेवलेंथ क्या होती है, हाई होती है, और एज कम्पेयर टू द इनसे इनकी वेवलेंथ क्या होती है, लेस होती है। तब इनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो स्कैटर करेंगे नहीं ना, उन 10 पार्टिकल इजीली क्रॉस कर जाएंगे, तो ये स्कैटर करने वाले बिल्कुल भी नहीं है। तो ये 3 तो स्कैटर करने वाले नहीं है। स्कैटर कौन करता है, इनमें से कोई, तो यहाँ ब्लू लाइट है प्रेजेंट इसमें, तो ब्लू कलर लाइट का क्या कर जाएगा, स्कैटर करेगा, मोस्ट स्कैटर्ड करेगा। मोस्ट स्कैटर की बात करें पूछ ले आपसे, सबसे ज्यादा स्कैटर कौन करेगा, तो वहाँ वायलेट है सबसे ऊपर, ठीक, क्योंकि वेवलेंथ सबसे कम किसकी होगी, वायलेट की, इसलिए सबसे ज्यादा स्कैटर करेगा।
इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बन जाते हैं ना अलग अलग। अब भाई फिर से एक न्यूमेरिकल, हो भाई सेट 4 तो न्यूमेरिकल से भर गया भाई, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स इसमें अच्छे खासे भर के दे दिए हैं भाई। एक सेट किसको मिला होगा, बेचारा कहता होगा हमें, हमसे क्या दुश्मनी है, हमें न्यूमेरिकल दे दिए तूने। चलिए फिर देख लेते हैं, न्यूमेरिकल इजी दे रहे हैं लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, बहुत इजी दे रहे हैं भाई। यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, जो कॉम्बिनेशन आपको दिए हैं चार, इन कॉम्बिनेशन में किस किस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो आपको चेक ही तो करना, चेक ही तो करना, बहुत इजी तरीके से आपको बता दूंगा, चेक करके गया था तो आपको बस करना ही तो रफ इस साइड में कर लेना कहीं भी। तो देखते हैं पहले हमें यहाँ पे दो रेजिस्टेंस क्या दिखाई दे रहे हैं, पहले वाला जो केस है उसमें दो रेजिस्टेंस हमको क्या दिखाई दे रहे हैं पैरेलल में क्या इजी मेथड निकालने का भाई, दोनों को क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, और दोनों को नीचे क्या कर दो प्लस कर दो, यही पढ़ा हमने, यही पढ़ा ना शॉर्ट मेथड आरपी निकालने का। जब पैरेलल रेजिस्टेंस दो रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हो तो हम लोग कैसे निकालते हैं, दोनों को ऊपर प्रोवाइड कर दो, उन दोनों को नीचे रेजिस्टेंस का वो सम कर दो। तो चलिए इससे निकालते हैं, दोनों का प्रोवाइड करेंगे 2 into 2 कितना हो जाएगा 4, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 से 4 काटो कितना आ रहा है 1 ओम, तो क्या पहला वाला सही है। चलिए और भी चेक कर लो ऐसे ही, ये 3 है। अब 3 के लिए फॉर्मूला जो होता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है, इसलिए वाला फॉर्मूला हम नहीं बताएंगे आपको, तो हम चाहते हैं भाई आपके पास जो है आपके पास शॉर्ट से शॉर्ट फॉर्मूला हो, ठीक है, आप कॉम्प्लिकेटेड ना हो, क्योंकि एग्जाम में गया पता चला आपने फॉर्मूले गलत कर दिया। इसकी जब आपके पास 3 आया तो आप ये वाला मेथड इस्तेमाल करना, जब आपके पास ये वाला आ जाए 3 वाला रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े तो आप कौन सा मेथड करेंगे, ये वाला। चलिए फिर देखते हैं इनमें से कैसे हमारा 1 ओम निकलता है। चलिए हमने यहाँ तक कर लिया, एलसीएम भी 3 आया, ऊपर भी 1 + 1 + क्या हो जाएगा 3, 3 से 3 काटा तो कितना आया 1 ओम, तो क्या ये भी हमारा 1 ओम दे रहा है, तो बिल्कुल दे रहा है। चलिए फिर नेक्स्ट भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1, 2 और 3 भी बता रहे हैं, हो सकता है 3 भी या हमारा 1 और 2 भी हो सकता है। चलिए इनको देखो, जब भी वो सीरीज में हो तो क्या कर देते हैं हम उनका सम कर देते हैं, तो इन दोनों का सम हो जाएगा तो ये कितने बन जाएंगे 6 ओम के, इन दोनों का सम हो के इतने के बन जाएंगे 6 ओम के, तो 6 ओम को जब भी हम इसी मेथड से करेंगे, फिर इसी मेथड से करेंगे दोनों को 6 ओम को। चलिए देखते हैं इस मेथड से, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा RP इज इक्वल टू, ऊपर क्या होता है प्रोडक्ट 6 × 6 कितना होता है 36, ऐड करने पे 12 से 36 कितने मार जाएगा 3 टाइम में, तो क्या इसका आंसर 3 ओम आ रहा है बिल्कुल, तो यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है। और लास्ट वाला आपको बिल्कुल भी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा है जब भी दो रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में जुड़े हो तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा लेस से भी लेस आता है, जब से कम वाले से भी कम आता है। तो यहाँ पे अगर 0.5 है तो उससे भी कम आएगा ना, तो यहाँ पे इस केस में तो हमारा 0.5 से कम आने वाला है रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे 1 ओम की बात हो रही, तो हमें लास्ट वाला चेक ही नहीं करना, अपना टाइम को बचाना है। इसलिए हमारा जो आंसर होने वाला है, इन दोनों में हमें 1 आंसर मिले थे, पहले वाले केस में और दूसरे वाले केस में 1 ओम आया था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। ओह भाई ये कौन लो, तीसरे न्यूमेरिकल पे पहुंच चुके हैं साइड में भाई, भर भर के न्यूमेरिकल लो। इसमें सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है भाई, इलेक्ट्रिक आयरन इसके अंदर रेजिस्टेंस इतना है और करंट इतना है, उसमें हीट जो डेवलप हो रही है 30 सेकंड में, कितनी हीट डेवलप हो रही है, तो हीट निकालना है, हीट निकालना है, हीट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, हीट का फॉर्मूला होता है I² RT। अब आपको बस इसमें वैल्यूज पुट करनी है, बस आपको ध्यान रखना है इनकी जो वैल्यू जो हमारी यूनिट है वो सही है नहीं, अगर हमारे जो यहाँ पे मेगा ओम वगैरह ना लिखा हो, यहाँ पे मिली एम्पियर वगैरह, यहाँ पे चीजें ना देखना कि वो ओम में एम्पियर में सेकंड में है होने चाहिए। चलिए फिर रख देते हैं, आई हमारा है 5 पे कर दो स्क्वायर, आर है हमारा 20 इंटू कर दो उसके साथ टाइम का। चलिए फिर इन सबको क्या करना है, हमको प्रोवाइड करना है, आप प्रोवाइड कर लीजिए, इन सबको प्रोवाइड करिए। यहाँ पे 3 2 6 6 25 150, 150 में 2 जीरो बढ़ा दो, तो ये हमारा आ चुका है 15,000 जूल, 15,000 इज द आंसर। 15th क्वेश्चन, चलिए इसमें तो सिंपल से पूछा जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड लगता है। ये रेक्टेंगुलर लूप है हमारा ABCD, ये हमारा रेक्टेंगुलर लूप है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है I इज सिचुएटेड नियर अ स्ट्रेट कंडक्टर, एक कंडक्टर के पास रखा हुआ है, जिसमें एक और कंडक्टर जो कि पैरेलल है साइड के AB, एक कंडक्टर XY जो कि पैरेलल है किस साइड के AB साइड के पैरेलल है। चलिए तो लूप में पूछा है, इज द प्लेन ऑफ द लूप एंड इट इज स्टेडी करंट I स्टेबलाइज हो रहा है द कंडक्टर में, सोन द कंडक्टर XY विल, जो कंडक्टर के बारे में पता पूछा है कि XY करेगा क्या, ये जब इसमें दोनों में करंट फ्लो करेगा I, तो स्टेशनरी रहेगा कि मूव टुवर्ड्स द साइड AB या मूव्स अवे फ्रॉम द साइड AB या रोटेट अबाउट दिस एक्सिस। तो आपको एक चीज थोड़ी सी माइंड में रखनी है, जब भी इन दोनों में करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इन दोनों का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, राइट हैंड थंब रूल लगा देना, इन दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड बनने की वजह से क्या होगा, ये अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड्स, ये क्या करेगा टुवर्ड्स द रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो हमारा आंसर कौन सा होने वाला है, मूव्स टुवर्ड्स द साइड AB ऑफ द लूप, तुम्हारा भी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सम वेस्ट आपको गिवन है, यहाँ पे कुछ कचड़े आपको दिए जा रहे हैं, ये कुछ कचड़े आपको दिए जा रहे हैं यहाँ पे, ग्रीन जैसे गार्डन वेस्ट हो गया, बॉल पॉइंट पेन ऑप्टिकल हो गई, एम्प्टी मेडिसिन बोटल्स मेड अप ऑफ ग्लास, पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ओल्ड कॉटन शर्ट्स आपको ये दी जा रही है वेस्ट। अब इन वेस्ट को आपको छांटना है, कैसे, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आपको उनको छांटना, कौन कौन से इनमें से नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं। चलिए हमने तो पढ़ा है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन कौन से होते हैं, जो कि रिमेन रहते हैं एनवायरमेंट में लॉन्ग टाइम तक। चलिए जैसे कि हमारा हो गया पहला बी वाला,
भाई बॉल पॉइंट पेन आराम से डिकम्पोज नहीं करने वाला है, और साथ में उसका नीचे वाला भाई बोटल्स जो भाई मेड ऑफ ग्लास, वो भी हमारा रिमेन रहेगा नेचर में बहुत टाइम तक। ये दोनों हमारे ऐसे हैं जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ढूंढ लें इनका ऑप्शन कौन से होंगे, सेकंड और थर्ड आ रहा है हमारा बी ऑप्शन में। चलिए फिर देखते हैं लास्ट के जो असर्शन से रीजन आ रहे हैं इसमें कैसे पूछे गए हैं, इजी है कि टफ है आप बताओगे इनको। तो अगर आपको आ गए करना तो इजी है, आपको नहीं आया तो ये कठिन है। चलिए देखते हैं, हमारे लिए तो इजी है। बताइए, extraction of metal from their sulfide ores cannot take place without roasting of the ore। तो बिल्कुल सही बात कह दी, रोस्टिंग आपने पढ़ी, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों। ठीक, तो रोस्टिंग के बिना आप सल्फाइड ओर्स को क्या नहीं कर पाओगे, एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाओगे मेटल को। तो यहाँ पर रीजन क्या दिया, रोस्टिंग क्या करता, कन्वर्ट करता सल्फाइड ओर्स को डायरेक्टली इनटू मेटल। यहाँ पे भी बात उल्टी बोल दी इन्होंने, डायरेक्टली तो ना करेगा ये, डायरेक्टली मेटल निकाल देगा सल्फाइड ओर में से, तो नहीं। यहाँ पे रीजन सही से नहीं है, ये असर्शन सही बोला गया भाई। सल्फाइड वाले और जो सल्फाइड वाले ओर्स हैं, सल्फाइड ओर्स हैं, उनमें क्या करना पड़ेगा, रोस्टिंग करानी पड़ेगी, कंपलसरी है। विदाउट रोस्टिंग के आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो हम लगा देंगे असर्शन को सही, रीजन को गलत ये वाले पे। अब है हमारा 18 क्वेश्चन ह्यूमन आर्ट। ह्यूमन आर्ट से उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था और यहाँ पे भी क्वेश्चन आ गया। बेटे यहाँ पे क्वेश्चन कैसा है देख लेते हैं। वेंट्रिकल हैव थिकर मस्कुलर वॉल्स देन आर्टिया। जो हमारी वेंट्रिकल्स होते हैं, हार्ट के जो नीचे वाले चैम्बर्स होते हैं, उनकी जो मसल्स होती है वो थोड़ी मस्कुलर होती हैं देन आर्टिया की। तो बिल्कुल सही बात कह दी। अब इसकी रीजन में समझते हैं ऐसी बात को कहूँ कहा गया है। रीजन में पूछा है वेंट्रिकल्स हैव टू पंप द ब्लड, क्योंकि वेंट्रिकल्स का काम है पंप करना ब्लड को और सारे ऑर्गन्स तक पहुंच जाए, वो प्रेशर बनाना है, पंप करना, तो इसलिए उसको मस्कुलर वॉल्स की जरूरत पड़ती है। चलिए फिर हमारा दोनों ऑप्शन सही है, रीजन भी सही बता रहे हैं, तो हम लोग लगाने वाले हैं ए ऑप्शन पे टिक। 19th में पूछा जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सर ने बोला जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बिल्कुल सही बात कह दी इन्होंने। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। आपको पता है नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से निकलती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ की तरफ जाती हैं। तो ये क्या करती हैं, कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। आपको ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। चलिए फिर इसमें रीजन को समझते हैं। रीजन कैसा क्यों बोला गया है भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं, अगर इसको समझाया जाए रीजन में, अगर रीजन में इस बात को समझा दिया जाए तो हम लगाने वाले हैं ये ऑप्शन पर टिक। तो पहले समझ लेते हैं बात को। इफ दे इंटरसेक्ट, अगर ये इंटरसेक्ट करते हैं तो दे आर देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर ये इंटरसेक्ट करते हैं तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वहां पे कंपास निडल वुड पॉइंट टुवर्ड्स द टू डायरेक्शन। जो हमारा कंपास निडल है वो दो डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करता है, जो कि इम्पॉसिबल है। यहाँ पे हमारी रीजन को बहुत अच्छे से समझा दिया गया भाई, ये इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो हमारा कंपास निडल दो डायरेक्शन की तरफ एरो करता, इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहाँ पे हम लोग ए ऑप्शन को लगाने वाले हैं, क्योंकि हमें बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया गया कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20th वाला। इसमें पूछा रहा है ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर द ऑल एरोबिक फॉर्म्स ऑफ लाइफ। बिल्कुल सही, असर्शन तो सही बातें कर दी है असर्शन ने, तो भाई सही बातें कर दी हैं। ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल एसेंशियल है सारी एरोबिक फॉर्म्स ऑफ लाइफ के लिए। आप चलिए रीजन पढ़ लेते हैं। फ्री ऑक्सीजन एटम कंबाइन करता है मॉलिक्यूलर, फ्री ऑक्सीजन एटम कंबाइन करता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ और ओजोन फॉर्म करता है। बिल्कुल सही, ऐसे ही तो पढ़ा है हमने ओजोन का फॉर्मेशन, यही तो होता है ओजोन का फॉर्मेशन। फ्री ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ओजोन बनाता है। तो ये दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है, बट इन दोनों में हमें रिलेशन नजर आ रहा है, इन दोनों के बीच में रिलेशन नजर आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा। वो अलग बातें कर रहा है भाई, वो बता रहा है कि एसेंशियल है, इसमें रीजन देना चाहिए क्यों एसेंशियल है। रीजन तो कुछ और ही हो रही है ना, बात यहाँ पे कुछ और ही हो रही है, लेकिन बात सही हो रही है, बस यहाँ पर रिलेशन नहीं मिल रहा। तो रिलेशन नहीं मिले इन दोनों में तो हम लोग कौन सा लगाते हैं, बी वाले पे टिक। भाई दोनों अपनी जगह पे सही है, बट हमारे रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। चलिए फिर सेट 5 कौन कौन यहाँ पे भाई, कौन कौन के कितने कितने सही निकल रहे हैं, जल्दी जल्दी बताते जाइए, करते जाइए। सेट 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है, सेट 5 पे हम लोग आ चुके हैं। सेट 5 के 20 MCQs और बच्चे हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। भाई यहाँ तक आप लोग डटे हुए हैं तो भाई एक चीज़ और कर लीजिए भाई, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। सब्सक्राइब का ऑप्शन आपके नीचे आ रहा होगा, आपकी स्क्रीन के नीचे आ रहा होगा, उसको दबा दीजिए। बगल में भाई घंटा होगा, उस घंटे को ही बजा दीजिए ताकि आपको और भी नई नई चीज़ें आपको मिलती रहें। तो ये रहा हमारा सेट 5 का पहला क्वेश्चन। ये सब पूछा जा रहा है हमसे बैलेंस करने को। भाई बैलेंस करने से अगर क्वेश्चन ना पूछा जाए तो बेकार है भाई। केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 1 हम बोल सकते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जो MCQs बन रहे हैं बस इसी चैप्टर से बन रहे हैं। तो बैलेंस करने से या टाइप्स ऑफ रिएक्शन से या हमारे रिडॉक्स रिएक्शन से, 3 टाइप 4 टाइप से, कोरोजन टाइप से, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मिल रहे हैं 2 से 3 MCQs। तो भाई पहला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री का। चलिए फिर यहाँ पे अब जो हमने बहुत सारे टाइप से कर भाई, असल जो मेन बैलेंस करने का तरीका तो वो तो था ही। अब इसको आप ना कोएफिशिएंट मेथड से करिए ताकि आपको कोएफिशिएंट मेथड भी क्या हो जाए, लर्न हो जाए। अगर कहीं आप फंस जाओ तो उसको कोएफिशिएंट मेथड से आप इजीली कर सकूं। तो कोएफिशिएंट मेथड में क्या था, हम सब में बांट देते थे ना, ABCD बांट देते थे। चलिए बांट देते हैं भाई, A B यहाँ पे XYZ लिखा, लेकिन हम ABCD कर देते हैं ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। ABCD में हमने क्या बोला था, आपको इक्वेशन बनानी है। चलो जिंक की बनाते हैं। जिंक की इक्वेशन देखो, जिंक की इक्वेशन में यहाँ पे कितने हैं जिंक, A, यहाँ पे जिंक कितने हैं B,
यहाँ पे हो गया ए इक्वल टू बी। अब बनाते हैं नाइट्रोजन की इक्वेशन। नाइट्रोजन की बात करो तो यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है, 2 हो जाएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं हमारे, एक सिंगल है भाई सी। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन ही तो मेन है भाई साहब, ऑक्सीजन ही तो मेन है भाई। ऑक्सीजन कितना हो रहा है यहाँ पे, 2 × 3 6, 6 है, 6 से हमारा इस तरफ है। प्रोडक्ट साइड कितने हो रहे हैं, एक तो बी हो रहा है, प्लस लगा हुआ है 2 × C हो रहा है, फिर प्लस लगा हुआ है 2D हो रहा है। चलिए फिर हमने बताया था आपको ऐड करना है किसी एक को 1 के बराबर, इनमें से किसी एक को 1 के बराबर ऐड कर लो। जो ज्यादा एक से ज्यादा इक्वेशन में आ रहा हो उसी को मानना। तो ए देखो आप, ए क्या हो रहा है, सभी इक्वेशन में क्या हो रहा है, आ रहा है, तो हम ए को क्या कर लेंगे, ए के 1 के बराबर ऐड कर लेंगे। चलिए फिर हमारी ए की वैल्यू अगर 1 के बराबर है तो बी की वैल्यू 1 होगी, तो हमारी 2 की वैल्यू तो निकली आई ना। और ए की वैल्यू यहाँ पर रखी हमने, सी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 के बराबर। ठीक है, यहाँ पर रखी 1 वैल्यू, 2 × 1 कितना 2, सी की वैल्यू 2 आ गई। अब इसको इसमें रख दो ना, इसको यहाँ पर रख दो, 6 × 1, 6 × 1 तो 6 हो जाएगा। वी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 2 है, 2 2 4 हो जाएगी। अब 2D यहाँ पर है। चलिए भेजते हैं इस तरफ, ये दोनों कितने होगा 5, 6 - 5 करो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2D, 6 - 5 1, यहाँ पे 2 नीचे भेज दो। डी की वैल्यू कितनी होगी, हाफ। चलिए अब यहाँ पे करने का एक और तरीका देखो, यहाँ पे ABCD सबकी वैल्यू रख दो, 1 1 2 1/2। हमने बोला था अगर आपको मिल जाए कि फॉर्म में मिक्स फ्रैक्शन टाइप में मिल जाए तो हम क्या कर लेंगे, एलसीएम कर लेंगे। चलो कर लो एलसीएम, घबराना क्यों है, एलसीएम ही तो करना है। एलसीएम किया तो यहाँ पे 2 2 4 और 1 आ जाएगी। एलसीएम 2 आएगा, फिर 2 का इन सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें नहीं होगा, तो हमारा 2 2 4 बनाएगी। तो 2 2 4 1 हमारा क्या है, करेक्ट एक्स बैलेंसिंग हो गई। तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक्स वाई जेड पूछा जा रहा था, तो 2 2 4 इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी वाला। तो कोएफिशिएंट मेथड इंपॉर्टेंट है, जब आप फंस जाओ इसको आप मतलब इजी मेथड से आपको आता है ना, इजी मेथड से करिए पहले आप इसको, इजी मेथड से आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी इसमें करने में, हो जाएगा थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, ऑक्सीजन को बैलेंस करने में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए मैं इसको सपोज करूंगा कि ये वाला मेथड क्या है, ये आंसर निकाल दो, चाहे जैसी इक्वेशन हो, चाहे ऐसे भाई घुमा फिरा के दी जा रही हूँ चीजें समझ में नहीं आ रही हूँ, लेकिन ये वाला ऐसा मेथड है आपको आराम से नहीं पार लगा दे आपका। इसलिए भाई कोएफिशिएंट मेथड का हाथ थाम लो भाई, सिंपल है भाई। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विच नॉट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इनमें से रिडॉक्स रिएक्शन में से, यहाँ क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन होती क्या है, इसमें ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा हो, दोनों चीजें यहाँ पे मिल रही है हमको, उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब पूछा जा रहा है भाई नॉट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन होनी चाहिए, नॉट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो हमें साफ साफ नजर आ रही है, साफ साफ नजर आ रही है भाई। ऐसे क्वेश्चन को देख के कर लो, आंखों में आठ फालतू में पढ़ने नहीं है पीछे। सॉल्ट प्रेजेंट इन टूथ नेवल इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कह सकते हैं भाई, ये चीजें तो फिर मिल रही है, ये चीज नहीं मिली तो फिर बेकार है। टूथ नेवल हमारे जो दांत है ना सफेद सफेद नजर आ रहे हैं, किस वजह से नजर आ रहे हैं, कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से, किस वजह से, कैल्शियम फॉस्फेट। एक्वस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, कैसा सॉल्यूशन चाहिए सोडियम क्लोराइड का, एक्वस सॉल्यूशन जो कि प्रिपेयर्ड हो रहा है डिस्टिल्ड वाटर में, ये इंपॉर्टेंट है, डिस्टिल्ड वाटर में, अलग वाटर नहीं, डिस्टिल्ड वाटर में हम लोग इसका एक्वस सॉल्यूशन बना रहे हैं, इसलिए इसकी पीएच वैल्यू कितनी रहेगी, 7 ही रहेगी। अब नेक्स्ट हमारा मेटल एक्स, एक मेटल है जो कि थर्माइट यूज होता है थर्माइट प्रोसेस में, उस मेटल को हीट करते हैं अगर हम ऑक्सीजन के साथ तो वो ऑक्साइड बना लेता है, फिर उस ऑक्साइड को हम लोग एम्फोटेरिक बोलते हैं नेचर में। भाई साहब आपसे पहले क्या पूछा जा रहा था, दो सेट में आया ना, सेट 1 और सेट 2 हमने किए थे। एम्फोटेरिक पूछा गया था कौन कौन है, जिंक और एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक होते हैं। फिर एक में पूछा गया था कौन कौन से ऑक्साइड में एम्फोटेरिक है, तो वो यहाँ पे भी तो एम्फोटेरिक बोल दिया, तो हम तो वैसे भी देख के कर लेगा, कोई इंसान आए उसको एम्फोटेरिक पढ़ा, ये 3 तो इसका ऑप्शन ही नहीं है, हमने तो पढ़ा एल्यूमिनियम और जिंक होते हैं, एल्यूमिनियम और जिंक होते हैं हमारे, तो ये अंतर है हमारा सी। यहाँ पे आपको बता पढ़ना था, नहीं पढ़ना था बिल्कुल, थर्माइट प्रोसेस से भी लोग इसको लर्न कर सकते हैं, एल्यूमिनियम को थर्माइट प्रोसेस में इस्तेमाल होता है भाई। हमारे सबसे तो एम्पोर्टर याद कर लो आप, एम्पोर्टर आ जाए एल्यूमिनियम जिंक, वहीं नहीं भटकना आपको। प्रोसेस इन विच ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट, अब इसमें एक डेफिनेशन दी हुई है, ये क्या दी हुई है, डिफाइन, इसकी डिफाइन है आपको बताना है अभी। प्रोसेस जिसमें ट्रांसपोर्ट हो रहा हो सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस का टेक्स प्लेस इन प्लांट्स में, जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है, प्रोडक्ट प्रिपेयर होता है, उसका जो ले जाता है पूरे प्लांट्स में फैला देता है, लीव्स में बनता है खाना, फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, लीव्स में होता है, तो उसको जब ले जाते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं भैया, ट्रांसलोकेशन, क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। चलिए बताइए द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स व्हेन समवन्स हैंड टचेस अ हॉट ऑब्जेक्ट, भाई जब भी आप किसी गर्म चीज को छू लेते हो तो जो सीक्वेंस में आपकी नर्व्स वर्क करती हैं आपको उसको बताना है। तो पहले क्या होता है, रिसेप्टर जो हमारे प्रेजेंट होते हैं स्किन में, वो क्या करते हैं, हमें सिग्नल को ले लेते हैं, फिर वो सेंसरी नर्व्स के थ्रू कहाँ पहुंचाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, जिसमें पे हम न्यूरॉन की तरह बीच में काम कर रहा है। फिर इसके बाद नोटर न्यूरॉन जहाँ पे इसको ब्रेन से कांटेक्ट में लाके बता देते हैं भाई ये गर्म चीज है, इसको ज्यादातर आप ज्यादा देर तक हाथ रखोगे तो आपका हाथ की जो मसल्स है वो खराब हो जाएंगी, तो भाई यहाँ पे जल सकता है आपका हाथ। तो मोटर न्यूरॉन्स ने वापस से सिग्नल भेजा किसको, इफेक्टर मसल्स को, आर्म्स में भाई हाथ हटा लो, हाथ क्या कर लो, हटा लो। तो इसको हम बोल सकते हैं रिफ्लेक्स आर्क भी। इसमें क्या पूछा जा रहा है हमसे, रिफ्लेक्स आर्क के बारे में, रिफ्लेक्स आर्क के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा था हमसे, तो ऐसा क्वेश्चन है, ऐसे सिंपल से पूछा है जो रिफ्लेक्स आर्क होता है उसमें जो एक सीक्वेंस वे है उसको बताइए, तो ये इंपॉर्टेंट है।
और कुछ नहीं, इससे इंपॉर्टेंट यही है भाई, इसको सीक्वेंस में याद कर लो बस। रिफ्लेक्स आपको क्या कर लो, सीक्वेंस में याद कर लो। सेंस ऑर्गन इन विच ऑल फैक्टरी रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट। तो भाई ऑल फैक्टरी बहुत बच्चे हैं जिन दोनों में क्या करते हैं, ये गैसेट्री बोलते हैं इसको शायद, एक होता है गैसेट्री, एक होता है ऑल फैक्टरी। भाई इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। तो ऑल फैक्टरी देखो हम बताते हैं जो सूंघने वाली, गैसेट्री टेस्ट करने वाली। ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं टेस्ट से बताते हैं, ये स्मेल से बताते हैं। तो ये ऑल फैक्टरी कहाँ होगा, नोज में। अगर ये आ जाता है मेरे पास, तुम क्या लिखाते टंग। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों दोनों ही पूछे जाते हैं। और तीसरा हमारे हिसाब से नहीं पूछा गया अभी तक। इसमें पूछा गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्लानसेटा, प्लानसेटा के बारे में भाई, जिसमें हम लोग 9 महीने तक रहते हैं इस धरती पे जन्म लेने से पहले। तो भाई उस प्लानसेटा के बारे में आज पूछी जा रही है आपसे बातें। कौन कौन सी बातें आपको गलत हैं वो बतानी है। ये डिस्क एम्बेडेड इन द यूट्राइन वॉल में, हाँ ये होता है, डिस्क एम्बेडेड होता है। इट कंटेन विली ऑन द एम्ब्राइन साइड ऑफ द टिश्यू, बिल्कुल सही है। इट हैज अ वेरी स्मॉल सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज के लिए एंड ऑक्सीजन के लिए। वेरी स्मॉल, आर यू क्रेजी, वेरी स्मॉल एरिया। यहाँ पे भाई, यहाँ पे कुछ बातें हमें नजर आ रही हैं गलत। और ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम मदर टू एम्ब्राय, यहाँ पे ये वाली बात गलत हो रही है। अब आता है एम्ब्राय गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। आप सबको पता होना चाहिए छोटी छोटी बातें। Select from the following conditions responsible for the rapid spread of bread mold. Oh my god, यहाँ पे पूछा जा रहा है भाई आपसे, rapid spread of bread mold on a slice of bread पे जो एकदम से वो लग जाता है ना, आप रख दो काम, ब्रेड लो एक रख दो भाई, जहाँ पे थोड़ा मॉइस्चर वहाँ पे रख दो, आपको वहाँ पे पूरा फपूरा फपूरा एकदम जाएगा उसके ऊपर। तो भाई इसका जो कंडीशन है वो बताइए आप, कंडीशन रिस्पॉन्सिबल है वो बताइए ना, बताना है आपको। तो एक तो भाई पहली वाली कंडीशन है फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्ट्स, इसकी वजह से। दूसरा प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड न्यूट्रिशन इन ब्रेड के, इस वजह से। तीसरा लो टेम्परेचर नहीं, प्रेजेंस ऑफ हाई पे नो। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड हमारे ये हिसाब से बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। तो हाउ विल द इमेज फाउंड बाय कॉन्वेक्स में, इमेज फाउंड हो रही है बाय कॉन्वेक्स लेंस। आपको बस पूरे स्ट्रक्चर टेबल लर्न हो जानी चाहिए। जब भी कॉन्वेक्स लेंस की बात हो जाए, इमेज की बात हो जाए, तो आपको टेबल तो पूरी दिमाग में आनी चाहिए, कहाँ पे रखा था, कहाँ पे बन रही थी इमेज हमारी। बट आपसे आगे पूछा जा रहा है भाई साहब कि भाई आप अगर उस लेंस का, बच्चे यहाँ पे बात कंफ्यूज होंगे, यहाँ पे आप कई बच्चों के एक नंबर क्या होगा, लूज कर देंगे बच्चे। देखो भाई यहाँ पे पूछा जा रहा है अपर हाफ ऑफ द लेंस तो इज रैप्ड विद द ब्लैक पेपर। जो अपर हाफ होता है ना लेंस का, उसको भाई ब्लैक पेपर से रैप्ड कर दें तो इस इमेज पे क्या असर पड़ने वाला है। बहुत बच्चों ने गलत किया होगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, बहुत बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत किया होगा, बट आप गलत मत कर देना। तो आप इसको समझ लो। तो जब भी कोई लेंस है उसका अगर आप अपर हाफ किसी पेपर से ढक दोगे तो इमेज पे क्या असर पड़ने वाला है, इमेज की जो ब्राइटनेस होती है वो तो कम हो जाती है ना। ठीक, जैसे चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है पढ़ते हैं, साइज ऑफ द इमेज फुल फॉर्म वन हाफ बाई। नहीं, साइज पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना, साइज पे क्यों फर्क पड़ेगा, इमेज आएगी अपने चले जाएगी, उसको क्या बदला चलना है। चलिए फिर दूसरा है इमेज अपर हाफ ऑफ द इमेज ऑफ अपर हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट विल नॉट फॉर्म। जो इमेज होगी अपर हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट की विल नॉट फॉर्म। या ब्राइटनेस ऑफ द, ये भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। ब्राइटनेस ऑफ द इमेज विल रिड्यूस, बिल्कुल इससे सीधा फर्क किससे पड़ेगा, ब्राइटनेस पर। किस पर फर्क पड़ेगा, सीधा ब्राइटनेस पर। और द लोअर हाफ ऑफ द इमेज इन्वर्टेड इमेज विल नॉट फॉर्म, लोअर हाफ ऑफ द इन्वर्टेड इमेज। इन पे इमेज पे तो साइज वाइज पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना ही भाई, साइज पे कुछ फर्क पड़ने वाला, सिर्फ इस पर फर्क पड़ेगा आपके ब्राइटनेस पर। तो आपको सिर्फ ब्राइटनेस से रिलेटेड क्वेश्चन देखना भाई, फालतू पढ़ना भी नहीं है आपको। फेनोमेना ऑफ लाइट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, अब हम इसको नहीं करने वाले, ये भी करा के आ रहे हैं आपको सेट 4 में आया था शायद, रेनबो को हमने डायग्राम के थ्रू बताया था आपको। तो इसको तो आपको करना है, मैं नहीं करने वाला इसको भाई। भाई अब तू बता तो दिया था सिंपल तरीके से, आपको नहीं आ रहा तो भाई देख लेना आप लोग जी ऊपर जाके, सेट 4 तो जाना आपको। द कलर ऑफ लाइट फॉर विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास इज मिनिमम। अब आपको बताना है लाइट का कौन सा कलर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास में मिनिमम होगा। पूरी भाई साहब, अब यहाँ पे ना बच्चों को थोड़ा सा अगर थोड़ी डीपली आके समझे, हाँ लेवल है थोड़ा सा, लेवल आपका है क्वेश्चन, बट थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात थी यहाँ पे। देखो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिसको हम म्यू बोलते हैं, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वेवलेंथ के। तो यहाँ पे आपने एक फॉर्मूला ही पढ़ा होगा, v इक्वल टू एफ लैम्डा। ये वाला फॉर्मूला इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एमसीक्यूज। तो ये वाला हमसे पूछा जा रहा है। अब हमने पढ़ा जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा उसकी हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कम होगा। तो वेवलेंथ किसकी ज्यादा होती है, वेवलेंथ किसकी ज्यादा होती है, रेड कलर की। तो रेड कलर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होने वाला है क्लास में, मिनिमम होने वाला है। चलिए फिर करंट कैरिंग डिवाइस विच प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर टू अ बार मैग्नेट। फालतू का क्वेश्चन पूछ लिया हमसे, फालतू का क्वेश्चन पूछते हैं भाई। सोलेनोइड, मैं बता रहा हूँ आपसे, सोलेनोइड करके चले जाओ। मैग्नेटिक फील्ड से आप लोग कुछ नहीं हो रहा, जिन बच्चों को कुछ नहीं हो रहा वो सिर्फ सोलेनोइड की प्रॉपर्टीज और सोलेनोइड के बारे में पढ़ के चले जाओ, मैं बताता हूँ आपके नंबर आ जाएंगे। क्योंकि सोलेनोइड से पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, वहाँ पे इस चीज को देख के हम समझ जाते हैं भाई ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है। भाई फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल का रूल आपने पढ़ा ही होगा, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे। अब देखते हैं क्या पूछा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन अ प्लेन ऑफ पेपर पे बताएगी भाई, ऐसे ऐसे प्लेन ऑफ पेपर पे बता दी गई। अब उन्होंने एक चीज पूछी गई कि इन द फील्ड में इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक पॉजिट्रॉन्स है हमारे, जो एंटर्स एज सोन इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिट्रॉन्स एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, उन पे जो फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है। चलिए निकालें। चलो यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड पहले किस डायरेक्शन में लग रही है बताइए।
मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में लग रही है? आपको फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पहले पता होना चाहिए। लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल। ये हमारा थंब हो गया, थंब थंब थंब। थंब क्या करता है? फोर फिंगर क्या करती है? वो फिंगर क्या करती है? हमारी मिडिल फिंगर क्या करती है? हमारी जो मिडिल फिंगर है उसका क्या काम है? चलिए देखो, थंब क्या करता है भाई? फोर्स के डायरेक्शन में। पता फादर मदर चाइल्ड, तो ऐसे याद कर लेना। फादर थंब हो गया, मदर हमारी ये होगी, मिडिल फिंगर होगी, चाइल्ड हो गया। ऐसे याद कर लो, सिंपल। एक फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, इससे समझ लो, इसी से याद किया दो। अभी तक मुझे इसी से याद है। और फादर मदर चाइल्ड, इसी से मैं बता देता हूँ। एफ मतलब फोर्स होता है, और एम मतलब मैग्नेटिक फील्ड होती है, और सी मतलब होता है हमारा करंट का डायरेक्शन। इसलिए हम यहाँ पे इस चीज से याद करे हुए हैं, ताकि हमें इजीली उसका डायरेक्शन याद हो सके। तो भाई ये समझ में आ गया आपको। ऊपर वाला थंब क्या करेगा? फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा, एम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा, और सी मतलब करंट के डायरेक्शन को बताएगा, चाइल्ड हमारे करंट के डायरेक्शन को बताएगा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है फोर्स एक्सपीरियंस बाय बोथ, इन दोनों की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस होता है, वो किस डायरेक्शन में हो रहा है। अब देखो, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाता है, आपसे बेसिक चीजें यहाँ पे पूछ ली गई। अब आप देख रहे हो, तुम इलेक्ट्रिसिटी का भी घुसा दिया। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन वो कर रहा है, वो डायरेक्शन में वो कर रहा है, मूव कर रहा हो, हमेशा करंट उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। और बोल सकते हैं जो सेम है, पॉजिट्रॉन जिस डायरेक्शन में पॉजिट्रॉन आ रहे हैं, उसी डायरेक्शन में क्या करती है? करंट फ्लो करती है। चलो, डायरेक्शन ऑफ करंट तो सेम समझ में आ गया दोनों में, इस डायरेक्शन में। अब देखते हो दोनों में फोर्स किस डायरेक्शन में लगे, बोथ पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। अब देखो, करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो आपको मिडिल फिंगर क्या करनी है? ऊपर की तरफ करनी है। मिडिल फिंगर आपको कहाँ पे करनी है? ऊपर की तरफ करनी है। जब मिडिल फिंगर आप लेफ्ट हैंड की, अब ऊपर की तरफ कर लो, ये तीनों चीजें खोल लो अपनी, थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, ऊपर की तरफ कर लो इसको, तो डायरेक्शन आपको नजर आ जाएगा। जो फोर्स का डायरेक्शन है वो किसकी तरफ है? अंदर की तरफ है ना। आपके सामने की तरफ जाएगा ना, सामने से मतलब प्लेन ऑफ पेपर की बात कर रहे हो, तो अंदर चला जाएगा ना। प्लेन ऑफ पेपर पे कहाँ चलाएगा? थंब अंदर चला जाएगा, तो अंदर चला जाएगा, तो पहले वाला ऑप्शन सही नहीं हो जाएगा हमारा। तो करंट ऑफ डायरेक्शन दोनों करंट हमारे, वो पूछ रहा है, फोर्स पूछ रहा है ना, फोर्स कहाँ जा रहा है? अंदर की तरफ जा रहा है ना। बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। आपको लेफ्ट हैंड रूल का ये जो क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड रूल, जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जब आता है, तो इसी टाइप से पूछा जाएगा, प्लेन ऑफ पेपर पे दिया जाएगा, प्लेन ऑफ पेपर वाला ही पढ़ना है। प्लेन ऑफ पेपर पे आपको दो चीज की डायरेक्शन पूछना, तीसरी डायरेक्शन आपसे पूछ लें कि भाई इनटू द पेपर, आउट ऑफ द पेपर, इसी पूछा जाएगा। तो ध्यान रखना इस चीज का क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा जा रहा है, सेक्शन क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। एक जगह पे पूछा गया था नेचुरल इकोसिस्टम, बताओ कौन सा है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है शायद नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। आप अगर पीछे देखोगे तो यहाँ पे कुछ पूछा गया था, ग्रासलैंड समथिंग, दस का आंसर। हाँ, एक चेन दी थी, फूड चेन दी थी, पूछा जाता है किस चीज से बिलोंग कर रही है, किस इकोसिस्टम से बिलोंग कर रही है, तुमने बताया था ग्रासलैंड से कर रही है। इसमें पूछा गया कौन सी नेचुरल नहीं है। अब नेचुरल कौन नहीं होता? क्रॉपलैंड हमारी इकोसिस्टम नेचुरल नहीं होता है। अब लास्ट, इस वीडियो के भी लास्ट 4 क्वेश्चन बचे हैं, तो सेट 5 के भी 4 क्वेश्चन बचे हैं। चलिए फिर असर्शन रीजन के क्वेश्चन को देख लेते हैं लास्ट। सम वेजिटेबल ऑयल्स आर हेल्दी, कुछ वेजिटेबल ऑयल्स आर हेल्दी होते हैं, तो बिल्कुल सही होते हैं। वेजिटेबल ऑयल्स जनरली हैव लॉन्ग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन। वेजिटेबल्स ऑयल्स होते हैं, उनके पास जनरली लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन्स होती है। बताइए, सोचिए, थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा ध्यान से पढ़िए, थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा अपना भी दिमाग लगाइए थोड़ा सा, क्या बात सही कही गई है इसमें। तो आपने वेजिटेबल ऑयल्स के बारे में पढ़ा होगा, हाइड्रोजनेशन रिलेटेड। हाइड्रोजनेशन से हम लोग क्या बनाते थे? घी बनाते थे। बस, तो समझ जाओ, यहाँ पे फालतू की बातें कर रहा हूँ, ये दोनों सही है। बट यहाँ पे एक चीज नजर आ गई आपको, इन दोनों में कोई रिलेशन नजर आ रहा है? हमें तो कोई रिलेशन नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे। अब वो भाई बात कर रहा है कि सम वेजिटेबल्स आर हेल्दी हैं, भाई वो तो अलग बात कर रहा है, हेल्दी हैं। अब इसमें बताया गया कि वेजिटेबल ऑयल जनरली लॉन्ग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन चेन्स के बने होते हैं। तो ये अलग बात कर रहा है, वो अलग बात कर रहा है, दोनों बात अपने अपनी जगह सही कर रहे हैं, बट यहाँ पर रिलेशन नहीं बता रहे हैं आपस में। जब रिलेशन नहीं हो तो हम लगाते हैं किस पे? बी वाले पे टिक। अब है भाई, सेक्स ऑफ द चिल्ड्रन विल बी डिटरमाइंड बाय व्हाट दे इनहेरिट फ्रॉम देयर मदर। भाई मदर का रोल नहीं है, लड़का होगा या लड़की होगा, किस पे डिपेंड करेगा? फादर के क्रोमोसोम्स पे। तो यहाँ पे तो है नहीं। अब बात करते हैं, यहाँ पे तो ये गलत हो गया ना। अब हाँ, रीजन की बात करते हैं, वुमेन हैव एक्स सेक्स क्रोमोसोम, बिल्कुल सही रीजन यहाँ पे सही है, असर्शन गलत है, तो फिर तो बस सीधे चले जाओ, असर्शन फॉल्स है, रीजन सही है, तो बस डी ऑप्शन पर टिक लगा दीजिए। 19 पे पहुंच गए हम। इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, बिल्कुल सही। इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, क्योंकि हमारा जो करंट होता है वो हायर। अब हाँ देखो, क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा घुमाना होता ना, बच्चे से करते थे, करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। और हमने पढ़ा है करंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो हम अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो लोअर से हाँ इस तरफ होगा, और करंट की बात करेंगे तो हायर टू लोअर पोटेंशियल की तरफ होगा। अब रीजन क्या दिया गया? जो ड्राई सेल्स होते हैं मेंटेन करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, ड्राई सेल्स तो करते हैं मेंटेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, तो रीजन तो सही बात है। अब बताइए इन दोनों में रिलेशन है या नहीं? चलिए सोचिए, इन दोनों में रिलेशन है या नहीं? भाई सेल जो डिफरेंस है, लोअर से हायर वाला रिलेशन है, वो कौन डिटरमाइन कर रहा है? ड्राई सेल कर रहा है। यहाँ पर रिलेशन तो नजर आ रहा है ना इसी से रिलेटेड, तो यहाँ पे हम ए वाला ऑप्शन लगा देंगे, यहाँ पर रिलेशन नजर आ रहा है हमको। अब भाई लास्ट क्वेश्चन है, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करता है सरफेस ऑफ द अर्थ को फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अब आपको बता दें 3 टाइप्स की होती हैं, आपको बताना है 3 टाइप्स क्या क्या होते हैं। इन 3 टाइप्स की होती हैं, बस एक टाइप को ये
जाने देता है, एक टाइप को एक जाने देता है, 2 टाइप्स को रोक लेता है। अब आपको बताना है कौन सी टाइप है जो अल्ट्रा वायलेट 3 टाइप्स की होती है। एक टाइप तो आती है हमारी इधर तक, हमारी अर्थ सरफेस तक एक टाइप आती है, वो आपको बतानी है कौन सी होती है। ये तो सही बोला गया भाई, बचाती है अल्ट्रा हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बचाती है। तो इसमें पूछा गया रीजन में क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। बिल्कुल सही, हमारे जो सीएफसी और रेफ्रिजरेटर्स में एसीज में इस्तेमाल होती है वही रिस्पॉन्सिबल है हमारे डिप्लीशन के लिए, और आने वाले समय में डिप्लीट होने वाली है। यहाँ पे रीजन भी सही है, बट यहाँ पे क्या नहीं पता चल रहा हमको, क्या नहीं पता चला, रिलेशन नहीं पता चला, क्योंकि वो बात कर रहा था कि हमें ओजोन प्रोटेक्ट करती है, यहाँ पे बात हो रही है भाई इससे हार्मफुल होती है। यहाँ पर रिलेशन तो है ही नहीं, इस चीज को समझा ही नहीं रहा कि कैसे करते, इस चीज को समझाते रीजन बताता तो हम बोलते रिलेशन गिवन है, रिलेशन नहीं गिवन है तो बी वाले पे लगाओ और अपने नंबर पाओ। चलो यहाँ पे तो भाई हमने तो पूरे कर लिए अपने 5 सेट पूरे, आज हमने 2024 के 5 सेट कर लिए हैं। इसका मतलब आपने वो 100 टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं हर एक चैप्टर के। और अगर आपको 2023 के भी 5 सेट चाहिए, 2023-24 के पेपर में आए थे, तो कमेंट बॉक्स में कह देना कि हाँ डाल दो, तो 1-2 दिन के अंदर मैं वो भी डाल दूंगा। बट आप कहोगे तब, ठीक, आपको चाहिए है तो ठीक, तो आपको कमेंट बॉक्स में डालना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा कमेंट होंगे तभी मैं करूंगा 2023 के, 24 के और 2022-23 के भी। तो बस आपको ये पूरे सेट को क्या करना है, 5 सेट को बहुत अच्छे से एक बार फिर से रिवाइज करना है, और जितने भी आपके आंसर सही हैं और कैलकुलेट करिए उनको, और जितने भी आपके जो भी सेट आपको लगाओ, पहले तो भाई ये वाला टफ लगा, हमें पहले तो वो करो भाई ये वाला टफ लगा, तो हम भी देखें भाई इसमें टफ क्या था। ठीक, आपको पहले तो कमेंट बॉक्स में बताना कौन सा सेट आपके लिए टफ लगा आपको, फिर आपको बताना किस सेट में आपके, मतलब टोटल भी बता सकता हूँ कि हाँ टोटल हमारे 100 में से इतने आ रहे हैं, तो आपकी वो भी तो पता चले कि पोटेंशियल कितनी चली, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, कितने में से कितने आप 100 में से कितने ला पा रहे हैं, 80 तक ला पा रहे हो तो भाई बहुत बढ़िया है। जो बच्चे 60 से ऊपर ला रहे हैं उनकी भी थोड़ी मेहनत करिए, और जो बच्चे 90 प्लस ला रहे हैं तो भाई उनके लिए तो बढ़िया है, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है आपकी, ऐसी लगी रही है, आप फोड़ दोगे एग्जाम्स को। बस अब अगर आपको चाहिए और तो 23 का भी और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना है, स्पीड की पीडीएफ के लिए, पीडीएफ के लिए आपको जाना है व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर, इन दोनों जगहों पे आपको इसकी सॉल्व पीडीएफ मिल जाएगी। पर उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सब्सक्राइब के बिना तो काम ही नहीं चलने वाला, और बेल आइकन को टन कर दो। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आपने कमेंट बॉक्स में लिख दिया ना, कमेंट बॉक्स में तो भाई आपको बहुत सारी चीजें लिखनी है, जल्दी जल्दी लिख दीजिए, फिर जितने भी कैलकुलेट कर लिए अपने मार्क्स लिखिए, मार्क्स के बाद आप लिखिए भाई कौन सा आपका सेट टफ था। ठीक है, आप अपने बताइए, फिर करते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात। चलिए फिर टाटा बाय बाय।